जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज। आप सबका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आपका इंग्लिश मेंटर रुचिर कुमार। आज आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं हमारा जो टेस्ट हुआ था, टेस्ट सीरीज चल रही है, आपको जैसे पता है। आज हमारा सेकंड टेस्ट हुआ था, ठीक है। आपने अपना संडे को टेस्ट दिया था, ठीक है। उसका आप सोल्यूशन प्रेजेंट करूंगा। जो 19 तारीख का आपका टेस्ट था, आज आपका उसका सोल्यूशन डे है। आपको टेस्ट 1 में मैंने जो सोल्यूशन दिया था, आई होप आप सब लोगों को समझ आए हों सारे पॉइंट्स थे उसके अंदर, आपने नोट करे हों सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को, और उसमें से बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। ध्यान रखिएगा, जो टेस्ट सीरीज आपके पास चल रही है, ये पूरी टेस्ट सीरीज लगातार फॉलो करिएगा। 10 के 10 टेस्ट आपके लिए सोल्यूशंस में आएंगे, पूरा फॉलो करिएगा। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं या काफ़ी कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो आपके अपने रेगुलर पेपर में मिलेंगे। तो एक बार फिर मैं सारे प्यारे बच्चों का फिर से हार्दिक वेलकम करूंगा, हार्दिक स्वागत करूंगा इस प्लेटफॉर्म पे, जिससे आपको अपनी पूरी एनडीए सीरीज की ट्रेनिंग करने को मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, और बेस्ट से बेस्ट टेस्ट सीरीज मिल रही है। आपका ये सेकंड टेस्ट जो था, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहा था। अब जो बाकी के टेस्ट हैं उसके लिए आपके पेड टेस्ट हैं, वो ये ध्यान रखिएगा। जिसने सब्सक्राइब नहीं करा था, अभी भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अभी लेट नहीं हुआ है। आप टेस्ट परचेस कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन से। और जो नए बच्चे आज जुड़ रहे हैं मेरे साथ यूट्यूब पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप भले ही केजीएस डिफेंस देहरादून के प्लेटफॉर्म पे मुझे देख रहे हैं या केजीएस डिफेंस के रेगुलर प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ जुड़े हैं, आप दोनों ही अपने चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपके पास टाइमली नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है मेरे बच्चों। सो बच्चों, शुरुआत करते हैं अपने एनडीए के टेस्ट सोल्यूशन का। एनडीए जो आपका टेस्ट 2 था, इसके सोल्यूशन के बारे में आई होप जो लास्ट टाइम मैंने आपको टिप्स दी थी रिगार्डिंग टाइम मैनेजमेंट, रिगार्डिंग नेगेटिव मार्किंग और रीडिंग स्किल्स के बारे में, उनको आपने अप्लाई करा होगा। उसके बाद ही अपना आपने सेकंड टेस्ट सॉल्व करा होगा, ठीक है। देखते हैं आप कहाँ पे आज कमी रह गई थी आपकी, ठीक है। उसको ठीक करेंगे अगले टेस्ट तक। और जो मेरे पास ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, आपको भी ध्यान रखना है, आप तो ऑफलाइन आते हैं मेरे पास, तो आप मुझसे डायरेक्टली आके डिस्कस कर सकते हैं क्लासरूम के अंदर, ठीक है। और जो ऑनलाइन मेरे एप्लीकेशन के स्टूडेंट्स जुड़ते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगी, बिना किसी हिचक, बिना किसी संकोच के आप मेरे साथ आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। आप ऑनलाइन जुड़ना चाहें ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन आके जुड़ना चाहें आप ऑफलाइन आके भी जुड़ सकते हैं। आपका हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं आज के अपने मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर टेस्ट नंबर 2 के सोल्यूशन के साथ में, जो एनडीए के लिए टेस्ट आया था उसके ऊपर, ठीक है। देखें भाई, पेपर बहुत अच्छा था इस बारी का भी। इसमें आपके पास वेरियस क्वेश्चंस रहे, काफ़ी इसमें वाइड रेंज रखी गई थी पेपर्स में। इसमें आपके पास एडियम, फ्रेजेस, एंडो, साइनो, सारी चीज़ें लगभग आपके पास मिली, ठीक है। अब देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि करते करते, ठीक है, कि इसमें क्या क्या हमारे पास आए थे आंसर्स उसके, और क्या आपके पास लॉजिक्स होने चाहिए थे, ठीक है। कुछ चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, कुछ चीज़ों के मैं सिर्फ आंसर्स बोलूंगा ताकि टाइम सेव हो सके, ठीक है। लेकिन हाँ, जिसमें कुछ बच्चों के डाउट्स थे, इसे क्लोज टेस्ट कैसे होता है, इसके बाद थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा अभी, ठीक है। उसको मैं बताऊंगा कि क्लोज टेस्ट करने के क्या टिप्स होती हैं, कैसे उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, करके दिखाऊंगा मैं सॉल्व आपको इसमें, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1 to 5। इसमें क्या पूछा भाई इन्होंने पूछा है सिलेक्ट द ऑप्शन सिमिलर इन मीनिंग, ठीक है। हमें वो ऑप्शन लगाने हैं जिसमें सिमिलर मीनिंग निकलता है। बच्चों देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हेडिंग को पढ़ना। कई बच्चे क्या करते हैं, बिना हेडिंग को रीड करे पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। बच्चों, हेडिंग पढ़ लिया करो, उसमें कितनी देर लगती है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखो, आप ना सानो में एंटो में सानो, ये वही बच्चे गड़बड़ करके आते हैं जो बिना हेडिंग करके चलते हैं। तो आपको हमेशा मैं सजेस्ट करूंगा कि हेडिंग पढ़ना और उसके बाद में अपने आंसर निकालना शुरू करना। देखो क्या पूछा उसने, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज सिमिलर इन मीनिंग to the underline word and mark on your response on your answer sheet accordingly. Let's take the questions now and their answers. Now सबसे पहली बात आता है pivotal. पिवटल का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, इसकी बात करते हैं। क्या लिखते हैं सेंटेंस में, द पिवटल डिसीजन मेड बाय द बोर्ड चेंज द कंपनीज फ्यूचर। मतलब जो एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट, पिवट का मतलब समझो, रूट वर्ड्स मैंने आपको अपने विज्ञान मंत्र सीरीज में सारे कराए हैं, ऑफलाइन क्लासेस में भी वो डिस्कस हुए हैं, ठीक है। तो पिवट वर्ड जो होता है PIVOT, पिवट का मतलब होता है सेंटर, ठीक है, केंद्र, जिसको हम लोग बोलते हैं ना केंद्र के अंदर, सेंटर ऑफ के साथ में, ठीक है, जिसके इर्द गिर्द सारी चीजें घूमती हैं। मतलब कोई चीज अगर सेंटर में है, उसके इर्द गिर्द अगर सारी चीजें उस पर डिपेंड करती हैं, उसके सेंटर में घूमती हैं, तो दे पिवट अराउंड। क्या लगता है, द पिवट अराउंड। अगर कोई भी चीज है जो महत्वपूर्ण है, जैसे एग्जांपल केजीएस का लगा लीजिए, अगर हमारे सेंटर में हमारे खान सर हमें सपोर्ट देने के लिए बैठे हैं, तो हमारे सारे टीचर्स, हमारा सारा स्टाफ मैनेजमेंट हम खान सर के इर्द गिर्द ही पिवट करते हैं। हमारे लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट इंसान है, ठीक है, इनके आदेशों पर हमारे सारे काम चलते हैं। तो क्या बनता है, व्हेन वी फोकस ऑन वन, किसी चीज को हम लोग केंद्र मान करके उसके इर्द गिर्द उस पर डिपेंड करके सारा अपना काम करते हैं, तो बड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है वो केंद्र। ऐसे आप याद रख के चलिए, ठीक है। रूट्स देखो मैं अब देता हूं, मैं लिंक्स भी दूंगा आपको, लेकिन मैं आपको कोई फनी स्टोरीज बना के नहीं बताऊंगा, मेरा वो तरीका नहीं होता, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगा जो आप पेपर से रिलेट कर सकते हो। अब आपको उस तरह से मेथड लगाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कोई कॉमेडी शो वाली बात नहीं चलेगी कि मैं आपको फनी एग्जांपल दे करके, कॉमेडी वाले एग्जांपल दे करके आपको मैं वर्ड को रटा दूं बस खाली, नहीं, उस तरह से एग्जाम क्लियर नहीं होता,
ठीक है। तो आपको ये देखना है कि अगर मैं पिवट की बात करता हूं तो पिवट से मुझे क्या ध्यान रखना है, कुछ चीजों के बारे में, जैसे कि मेरे को ध्यान रखना है लट्टू का इस्तेमाल, ध्यान दो, स्पिनिंग टॉप बोलते हैं हम लोग। तो एक लट्टू होता है हमारे पास, हम लोग बचपन में सभी लोग खेले हैं इससे। तो स्पिनिंग टॉप जो होता है ना, ये एक अपनी एक्सिस पर, ठीक है, एक अपनी धुरी पर ये गोल गोल घूमता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये अपनी जो नोकीली सी इसके अंदर कील जैसी चीज ऑब्जेक्ट होती है, इस पे गोल गोल घूम रहा होता है। तो क्या लिखा है कि अ स्पिनिंग टॉप, ठीक है, एक जो लट्टू होता है अ स्पिनिंग टॉप, ठीक है, पिवट्स ऑन इट्स एक्सिस, पिवट्स, ठीक है, ऑन या अपॉन जो लगाना चाहो, इट्स एक्सिस, वो अपनी धुली पर ही गोल गोल घूमता रहता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से एग्जांपल बनाओ और समझ जाओ चीज के ऊपर। फिर क्या मैंने बोला, जब मैंने बोला कि केंद्र में हमारे पास केजीएस के जो हमारे हेड है, हमारे जो सब कहते हैं प्रिंसिपल हेड है, हमारे जो कहते हैं जो हमारे जो खान सर हमारे जो रोल मॉडल हैं, इनके इर्द गिर्द ही हम सारे स्टाफ मेंबर्स, हमारा सारे फैकल्टी स्टाफ, हमारे सारे एडमिन स्टाफ, हम सब इनके इर्द गिर्द ही मेंटेन करते हैं अपने आप को। तो वे पिवट अराउंड खान सर, ठीक है, ऐसे लगा करके, या हम लोग एकेडमिक स्टाफ के साथ में पिवट करते हैं, ठीक है, ऐसे बनाया। आप भी अपने टीचर्स के आसपास पिवट करते हो। तो मतलब देखो, इतना बोलने के बाद शायद समझ आ गया होगा इसका आंसर क्यों है पिवटल का मतलब क्रूशियल या इंपॉर्टेंट, समथिंग वो जो बहुत महत्वपूर्ण होता हो, ठीक है। देखो वर्ड भी सीखो तो हमेशा अगले सीखो, ठीक है। तो क्या देखो इसमें सारा नाम निकला, मोमेंटस बनता है। मोमेंटस का मतलब ये होता है यादगार, मोमेंट वर्ड से निकलता है मोमेंटस, मोमेंट वर्ड से क्या निकलता है मोमेंटस, जो हमें यादें रह जाती हैं। बहुत उपलब्धि वाला समय था भाई वो, है ना, एक बहुत महत्वपूर्ण समय था, इसलिए इसको बोलते हैं मोमेंटस। इट वाज अ मोमेंटस विक्ट्री, ठीक है। तो वर्ल्ड कप ऑफ 1983 जब इंडिया ने फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप क्रिकेट का जीता था, इट वाज अ मोमेंटस अचीवमेंट, इट वाज अ मोमेंटस इवेंट, इट वाज अ मोमेंटस डे, ठीक है। तो क्या लिखा कि इट वाज अ मोमेंटस, या मॉन्यूमेंटल भी बोलते हैं इसे, इट वाज अ मोमेंटस डे व्हेन इसरो लॉन्च चंद्रयान, ठीक है, ऐसे लगाया, व्हेन इसरो लॉन्च्ड, ठीक है, या फिर वो था आपने पढ़ा था L1 हमने लॉन्च किया था अपने सोलर मिशन के लिए, ठीक है। तो क्या लिखा, व्हेन इसरो लॉन्च्ड अपने पास चंद्रयान, ऐसे बना करके। तो यार ये तरीका है एग्जांपल बना के लगाने का, ठीक है। क्यों फनी फनी लिंक्स में पढ़ते हो, क्यों उस तरह की आजकल जो यूट्यूब की दुनिया में चल रहा है वो मेमोनिक बना बना करके वर्ड्स को हटाने का, वो सिर्फ खुशी है मन की आपकी कि आपको वर्ड आ गया है, आप पेपर में रिलेट नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप ऐसे एग्जाम्पल्स बना के करोगे तो 100% रिलेशन बनेगा पूरा, ये मेरी गारंटी है। देखो अगला, बाकी के मीनिंग्स क्यों नहीं लगाए, इसका आंसर मैंने बी क्यू मार्क करा था, ये बता दिया पिवटल महत्वपूर्ण होता है। अब बाकी के मीनिंग देखो, ट्रिवियल, ट्रिवियल मतलब होता है नाम मात्र, नगण्य, नेक्स्ट टू जीरो, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चा जी रूटीन, सही है, रूटीन के साथ में क्या बनता है दिनचर्या, इसका कोई लिंक ही नहीं आ रहा वर्ड के साथ में। फिर डिलेड होता है विलंब करके, ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों वर्ड्स का कोई सेंस नहीं है। तो रूटीन का मतलब होता है ऑर्डिनरी, समथिंग जो रेगुलरली होता हो, और डिलेड होता है समथिंग दैट हैज बीन पोस्टपोन, स्थगित जो कर दिया गया हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपके पास आंसर नंबर 1 का बी इसलिए लगाया है मोमेंटस, क्योंकि मोमेंटस मतलब पिवटल, पिवटल मतलब क्रूशल, क्रूशल मतलब अति इंपॉर्टेंट। ये तरीके से याद रखो, समझे, ऐसे करना, मेहनत करो, थोड़ी सी कॉपी में आपको लिखना पड़ेगा, हर चीज पकी पकाई नहीं मिलती बेटा, ठीक है, कुछ मेहनत करनी पड़ती है। चलिए अगले टेस्ट पे अपने देखो ना, ध्यान रखना टेस्ट 3 जो दोगे उसमें भी गलतियां ना हो, मिनिमम मिस्टेक्स हो आपकी, ठीक है। और जहां आप वर्ड सीख रहे हो इनमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो PYQ हैं और आने वाले चांसेस रखते हैं अगले पेपर में, आपके रेगुलर अपने रियल पेपर में मैं कह रहा हूँ, ठीक है, तो इधर ध्यान रखना। चलिए अगले वर्ड पे देखते हैं, नंबर 2 आपके पास है। हाँ, एक और चीज थी, जो मेरे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, जैसे मैंने पेपर 1 में किया था आपके साथ में, हिंदी लिख दी थी सबकी मैंने, तो सेम मैंने यहाँ पे किया है, सभी जो वर्ड मीनिंग थे आपके पास उनकी मैंने हिंदी लिख दी है मेरे प्यारे बच्चों। इस हिंदी से आप लोग अपने और एग्जाम्पल्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो मैं साथ साथ बोलता ही जा रहा हूं, लेकिन मैंने आपके लिए अलग से हिंदी भी लिख दी है। चलिए अगले वर्ड पे देखते हैं, वर्ड नंबर 2 पे आते हैं कि इसमें क्या बताया गया है, क्या पूछा गया हमसे। इसमें लिखते हैं द साइंटिस्ट डॉग्ड डिटर्मिनेशन लेड टू द ब्रेक थ्रू डिस्कवरी। अब ब्रेक थ्रू होता है कि चमत्कारी, एक नया आविष्कार की तरह से, ठीक है, एक स्ट्राइकिंग, ठीक है, या फिर समथिंग न्यू, ठीक है, या बिग अचीवमेंट, ठीक है, समथिंग फ्रेश, ऐसे बना के ब्रेक थ्रू। जैसे हमारे पास बात करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट को लेकर के, कैंसर का ट्रीटमेंट ऐसा होता था एक जमाने में, किसी को कैंसर हो जाता है कि भाई ये तो गया, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मेडिकल साइंस में ब्रेक थ्रू आए, मेडिकल साइंस में बहुत सारे मेडिसिन बनाई गई, नए नए आविष्कार हुए,
ठीक है, नए नए तरह से ऑपरेशन की सर्जरी का टेक्निक्स बनाई गई। तो आज की डेट में कैंसर पेशेंट लगातार अपना पूरा जीवन जी करके जाता है। वैसे एड्स के साथ में हुआ था, अब वैक्सीनेशन हमारे पास है HIV की, उसके बाद में पोलियो, लेप्रेसी, ये सारी बातें, सारी वैक्सीनेशन आ गई हैं। तो ये ब्रेक थ्रू है मेडिकल साइंस में। वैसे टेक्नोलॉजी में हमारे पास एक ज़माना वो था कि हमें कोई सोच नहीं सकता था कि इंडिया अपने तेजस जैसा प्लेन भी बना लेगी, इंडिया अपनी सैटेलाइट लॉन्च कर लेगी, लेकिन ब्रेक थ्रू इन टेक्नोलॉजी, है ना, थैंक्स टू आवर साइंटिस्ट, थैंक्स टू आवर यूथ, ऐसे बना करके, ठीक है। तो ये तरह का बनता है ब्रेक थ्रू। अब ब्रेक थ्रू के साथ में क्या बनता है कि नए नए यहाँ पे शोध हुए होंगे, इनमें नया नया उनको स्ट्राइकिंग क्वालिटीज या कुछ न्यू अचीवमेंट्स मिली होंगी, ठीक है। अब देखो, साइंटिस्ट डॉग्ड डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन होता है दृढ़ता, दृढ़ता मतलब होता है संकल्प। अब डॉग्ड का मतलब क्या हुआ? डॉग का मतलब हुआ जैसे डॉग नहीं होता घर में, जिद्दी होता है भाई, है ना, सड़क पे देखते हो ना, जिद्दी होते हैं, काटेंगे तो काट के ही मानेंगे। तो वो चीज बनता है कि यहाँ पे साइंटिस्ट का जो अड़ियलपन था, ठीक है, स्टबर्ननेस थी यहाँ पे, ठीक है। ये देखो आंसर इसका क्या बनेगा? स्टबर्न। मेरे मुंह से निकल गया क्या चीज? स्टबर्ननेस थी, जो उसके साथ में उसका ऑब्डोरेट नेचर था, जो अड़ियलपन था, ठीक है। तो उससे क्या बनता है? वो हार नहीं मानी उसने, ठीक है। हम बात करते हैं एडिसन जैसे लोगों की, ठीक है, आप जानते हैं थॉमस एल्वा एडिसन है, आइंस्टाइन है, ऐसे बहुत सारे और साइंटिस्ट थे जो पहले बहुत विफल हुए होंगे, लेकिन आगे जाकर के कामयाबी प्राप्त करी, है ना। लाइफ तो हमसे परीक्षा लेती है बेटा, एक सब चीज अगर एक ही बारी में सबके जीवन में हर चीज होने लग जाए तो फिर बात ही क्या है। हर किसी को परीक्षा लेनी पड़ती है, ठीक है। परीक्षा के साथ में कहते हैं ना, वो सोना होता है जो आग में तपता है तभी वो निखरता है, ठीक है, तभी वो निखर के आगे आएगा। आपको भी वही करना है, आप भी एक तरह से अभी आग में तपोगे, आप अपने चैलेंजेस को फेस करोगे, और जब निकल के आओगे तो सोने जैसे निखर के आओगे, ठीक है। तो वही तो चीज है, गिव अप नहीं करना। योर प्रिपरेशन इस तरह से होनी चाहिए, इट शुड बी डॉग्ड, है ना, इट शुड बी लाइक अ डॉग्ड डिटर्मिनेशन, जो आपको भी दिखानी है। अड़ियलपन है, हमारे सैनिक नहीं हटा चाइना के सामने से, है ना, हमने उनको पीछे हटा के माना है। तो वो चीज क्या बनती है? डॉग्ड डिटर्मिनेशन ऑफ आवर सोल्जर्स, ठीक है। वो स्टबर्ननेस थी, वो ढीठपन था उनका कि हम नहीं हटेंगे, हमारी जमीन है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो क्या लगता है आपके पास? डॉग्ड रेफर्स टू शोइंग समथिंग परसिस्टेंस या डिटर्मिनेशन। परसिस्टेंट वही है कि दृढ़ता दिखाना, ठीक है। फिर आ जाता है आपके पास ऑल्टरनेट्स जो बाकी मैंने दिए हैं। देखिए इसमें क्या दिखता है? फ्लेक्सिबल, लचीला, ठीक है, कभी इस पाले कभी उस पाले, ठीक है, कभी फ्लेक्सिबल मतलब जैसे रबर बैंड होता है, ठीक है, ऐसे बनाया। तो ये तो मीनिंग नहीं आएगा कि डॉक्टर, तो हमें सिमिलर वर्ड निकालना है भाई। तो सिमिलर के अंदर तो आपके पास स्टबर्न का सेंस बन गया। उसके बाद रिलक्टेंट होता है झिझकना, जैसे कई लोगों को स्पीकिंग में दिक्कत होती है, इंग्लिश बोलने में दिक्कत आती है, तो हम लोग झिझकते हैं किसी के सामने अपना इंट्रोडक्शन देने में, तो वी हेजिटेट, वी फील रिलक्टेंट, तो ये सेंस आती है, ठीक है। फिर आता है जेंटल, जैसे कि हमारी माता जी घर पे हैं, बहुत काइंड, बहुत दयालु, ठीक है। यू शुड बी जेंटल टुवर्ड्स अदर्स, ये ध्यान रखना है। वी शुड बी, अगेन अपने एनिमी को तो हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन अपने जो दोस्त हैं वी विल बी जेंटल टुवर्ड्स देम, ठीक है। गवर्नमेंट इज ऑलवेज जेंटल टुवर्ड्स द पब्लिक, ठीक है, वो हमेशा लिबरल होती हैं, ऐसे ध्यान रखे चलो। तो इस तरह से वर्ड्स आप याद रखोगे, ये सारे वर्ड्स हो सकता है कहीं ना कहीं घूम करके आपके पेपर में आपको मिल जाए, ठीक है। ये सीरीज बहुत ध्यान से बनाई जाती है। कहते हैं ये रियल टेस्ट जो होता है ना, आपका रियल एग्जाम है, उससे पहले आपकी एक तरह से कह सकते हैं पेपर लीक वाली तैयारी है भाई। ये यहाँ पे आपका पेपर लीक हुआ है, आप ये सोच के चलो, ठीक है। ये मैं कहूँगा ये रियल पेपर है, जो रियल टेस्ट की तैयारी होती है वो ऐसे होती है, ठीक है। ये लेवल ऑफ पेपर हमारे जैसे भी जो है, हमारी जो फैकल्टी टीम है मिल करके जो हमने पेपर आपके लिए बनाए हैं, चाहे इंग्लिश का हो, इसलिए नहीं, मैथ्स का भी है, इसके अलावा आपके पास साइंस के जो अपने पोर्शन आप पढ़ते हो, आप हिस्ट्री पढ़ते हो, जितना भी पेपर जीएटी का है उसका पार्ट 1 पार्ट 2 और मैथ्स का पेपर बड़ी रिसर्च से बनाया जाता है, ठीक है। तो बस बहुत ध्यान से करना बेटा पेपर को, ये जितना भी आप करो पूरा डिटर्मिनेशन से, पूरा दृढ़ता से, विद अ डॉग्ड, है ना, डिटर्मिनेशन इस पेपर को सॉल्व करना। चलो अगले वर्ड को देखते हैं। नाउ अगला वर्ड हमारे पास आया, अच्छा ये फिर से मीनिंग्स हैं सारे, ये आप अपने पास पीडीएफ जो डाउनलोड करोगे, सर पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? तो पीडीएफ मिलेगी आपको केजीएस टेलीग्राम से, ठीक है, केजीएस डिफेंस टेलीग्राम से, यहां से आप अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। सॉल्व पीडीएफ होगी, आपको पूरी मिल जाएगी। वैसे आपको एक ईमेल भी आई होगी, उसमें भी आपके पास आंसर की आई होगी, लेकिन उसमें ये हिंदी नहीं है, तो मैंने आपके लिए हिंदी एक्स्ट्रा ऐड कर दी है, ठीक है। ये सब हिंदी मीडियम बच्चों को ध्यान रखते हुए मैंने करा है कि मैं अंग्रेजी में बोल जाऊँ और मैं हिंदी में समझाऊँ ही ना, तो फिर वो मज़ा नहीं आता उस बच्चे को। तो इसलिए थोड़ा सा लेवल को ध्यान रखते हुए मैंने सबकी हिंदी साथ में लिख दी है, ध्यान से इसको आप बाद में नोट करेंगे, ठीक है। चलिए अगले वर्ड पे बढ़ते हैं, नंबर 3 पे, डेमोग्री, ठीक है। आप देखो इसके साथ में वर्ड क्या है, द पॉलिटिशियंस डेमोग्री कैप्टिवेटेड द क्राउड। कैप्टिवेटेड का मीनिंग क्या होता है? कैप्टिवेट होता है मंत्र मुक्त कर देना, स्पेल बाउंड, ठीक है, किसी को जादू कर देना, चार्म्ड कर देना, ठीक है, उन पे जादू कर दिया भाई उसने, एक तरह से चार्म कर दिया उन्हें, ठीक है, स्पेल बाउंड, कैप्टिवेटेड, ठीक है, इस तरह से करना। अब यहाँ पे मतलब ये जो है कैप्टिवेट हो गए हैं, तो पॉजिटिव सेंस निकल रहा है,
ठीक है, अब यहाँ पे किस तरह की मतलब डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे पहली बात देखो डेमा वर्ड से निकलता है पब्लिक, डेमा वर्ड से रूट मैंने आपको सिखाया है पब्लिक। ठीक है, अब जब हम पब्लिक की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं, तो सभी के लिए हुआ। ठीक है, क्राउड में पब्लिक थी, तो जो पब्लिक एड्रेस था उसका, जो उसने लोगों से बेसिकली एक स्पीच दी होगी, उस स्पीच की खासियत क्या थी, बड़ी इमोशनल थी, वो भावुक करने वाली थी लोगों को। ठीक है, यहां ध्यान रखना है, सेंटेंस क्या लगता है, इन्वॉल्व्स एक्सप्लॉइटिंग इमोशंस। ठीक है, वो थोड़ा सा हो सकता है किसी को ना इमोशनली किसी पे अत्याचार नहीं बोलते, इमोशनल अत्याचार, बहुत इमोशनल होकर के अपना पर्पस सॉल्व करवा लेते हैं लोग, तो उस तरह की उसकी भाषण रही होगी। उसने हो सकता है धार्मिक रूप से किसी को ना एक ऐसी स्पीच दी जिसमें किसी के धर्म को लेके बातें थी, जिसमें किसी के विश्वासों को लेके बातें थी, और उसके बेसिस पे लोग बड़े प्रभावित हो गए। ठीक है, अब सपोज हमारे जो लीडर्स हैं, कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जो भाषण देते हैं तो उसमें जातियों को और धर्मों को इन्वॉल्व करके भाषण देते हैं, और उससे जो पर्टिकुलर कम्युनिटी होती है वो उससे इंप्रेस हो जाती है भाषण से कि भाई हमारे धर्म की बात कर दी। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, बड़े स्मार्टली जो पॉलिटिशियंस होते हैं, ये डिमोगरी जो यूज करते हैं, ये पब्लिक एड्रेस यूज करते हैं, उसमें ये लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल वाला जो केस लगाते हैं, इमोशनली किसी को ना इन्फ्लुएंस करने वाला जो सेंस होता है वो लगाते हैं। और इसमें क्या होता है, ठीक है, इग्नोरेंस ऑफ पीपल मतलब यहाँ पे होता है उनकी सपोर्ट गेन करते हैं ये लोग, मतलब उनमें लोगों में इतना पता नहीं होता सही से गलत का, लेकिन उनको मैनिपुलेट कर लेते हैं। समझे क्या मीनिंग बनना, उनको क्या कर लेते हैं, मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो मैनिपुलेशन इसका आंसर बनेगा, मतलब किसी की कमजोरी का फायदा उठा लेते हैं ये लोग, तो मैनिपुलेंट बनेगा। अब बाकी की मीनिंग क्या है, एलोक्वेंस होता है धारा प्रवाह बोलना, ही इज वेरी एलोक्वेंट, बहुत ज्यादा स्पष्ट साफ सुथरा अच्छी भाषण बोलते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू, हमारे एक स्वर्गवासी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, है ना, ये बहुत प्यारा बोलते थे, स्पीच इतनी बढ़िया भाषण देते थे, और भी बहुत सारे महान हमारे नेता हैं। ठीक है, चाहे पॉलिटिक्स से हो चाहे पॉलिटिक्स से बाहर के भी हों, बहुत प्यारी स्पीचेस देते हैं। ठीक है, तो इस केस में पॉइंट क्या बनता है, वो एलोक्वेंट होते हैं। ठीक है, बहुत परसुएसिव होते हैं। ठीक है, सामने वाले को बिल्कुल वो ना चार्म करते हैं, ना पॉजिटिव वे करते हैं। ठीक है, वो एलोक्वेंट होता है। यहाँ पे नेगेटिव सेंस आती है, डेमागोगी का मतलब यहाँ पे एक तरह से पब्लिक में इमोशनली किसी पे मैनिपुलेशन निकलती है। ठीक है, ये शोषण वाला सेंस बन जाता है, और यहाँ पे एलोक्वेंट बनता है धारा प्रवाह बोलना। ठीक है, ये सेंस है। ठीक है, उसके बाद आता है मिसमैनेजमेंट, सब जगह पे अव्यवस्था है ना, कि सब केओस है, तो वो सेंस बनता है जब सब चीजों को किसी कहते हैं कोई रेफर करता है इनइफेक्टिव हैंडलिंग ऑफ टास्क, मतलब वो अपनी चीजों को ठीक से हैंडल नहीं कर पाते हैं जी, उसको हम बोलते हैं मिसमैनेजमेंट। स्पीच तो कोई भी भाषण हो सकता है, वर्बल एक्सप्रेशन हो सकता है, बस ये मैनिपुलेशन से जोड़ के नहीं आ सकता, स्पीच के अंदर हो सकता है डेमोक्रेसी, स्पीच के अंदर हो सकता है एलोक्वेंस। ठीक है, लेकिन स्पीच तो स्पीच ही है। ठीक है, अब अगर स्पीच ऐसी है जो किसी को इमोशनली कमजोर करके उसकी सपोर्ट लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं लोग, तो वो डेमोक्रेसी है। लेकिन अगर स्पीच ऐसी है जिससे लोगों को इमोशनली अफेक्ट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, लेकिन ना पॉजिटिव वे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ादी के लिए हमारे को स्पीच दी, हम उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। महात्मा गांधी ने कितने सारे भाषण दिए, हम उससे इन्फ्लुएंस हुए, है ना, क्योंकि वो एलोक्वेंस थी उनकी, वो उनकी डेमोक्रेसी नहीं थी। ठीक है, ये ध्यान रखे चलना, ऐसे वर्ड्स का डिफरेंस निकालो। अगले वर्ड पे बढ़ते हैं बच्चों। हिंदी आपके सामने यहाँ पे सारे वर्ड्स की है, इसको आप रेफर करिए अच्छे से, एग्जाम्पल सभी के बनाइए। अगले वर्ड पे आते हैं, द स्पीच लेफ्ट द ऑडियंस इन अ पेंसिव मूड। पेंसिव का मतलब क्या है, ठीक है, पेंसिव का मतलब होता है सीरियस, सीरियस का मतलब आता है ग्लूमी, ध्यान रखिएगा, ये बनता है सीरियस, ये बनता है ग्लूमी, ये बनता है डल, समझे, पेंसिव दुखी, सैड। ठीक है, निराशाजनक सोच हल्की सी हो जाती है, तो क्या बनता है, द स्पीच लेफ्ट द ऑडियंस, कैसे रह गए वो, उनका जरा मन ना दुखी हो गया भैया। ठीक है, थोड़ा सैड हो गए वो लोग, तो पेंसिव के साथ में क्या बनता है, डिस्क्राइब स्टेट ऑफ डीप सीरियस थॉट्स ऑफन, ठीक है, किसके साथ में, टेंस्ड विद सैडनेस और इंट्रोस्पेक्शन, मतलब होता है आत्ममंथन, मतलब किसी के बारे में ना कहता है लाइफ में, कहता है ना कि अपने जीवन में हमें देखना पड़ता है हमने क्या सही किया क्या गलत किया, बहुत गंभीरता से इसको देखना पड़ता है। जैसे भी आपने टेस्ट नंबर 1 दिया, आपने टेस्ट नंबर 2 दिया, आपने देखा कि आपने गलतियां कहाँ करी हैं, आपने उन गलतियों पर फिर काबू पाया। ठीक है, तो ये कैसे होता है, इंट्रोस्पेक्शन करके होता है, और ये कोई कॉमेडी में नहीं होता, ये काम सीरियसली होता है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनता है, जब हम किसी चीज का बड़ा अध्ययन करते हैं और हमें पता है कि हमसे गलत हुआ है, हम उस समय कुछ समय के लिए बड़े पेंसिव मूड में रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आंसर जो बनना चाहिए था बच्चा जी, इसका बनेगा रिफ्लेक्टिव। अब कौन सा रिफ्लेक्टिव क्यों, वो तो चमकीला होता है, रिफ्लेक्शन से निकलता है। रिफ्लेक्टिव का मतलब दूसरा भी होता है, ऐसी चीजें जो किसी पे ना प्रतिबिंबित करती हैं। ठीक है, हमारे जो कैरेक्टर है ये रिफ्लेक्ट करता है हमारे मुंह से। ठीक है, हम किस तरह की बोली बोलते हैं वो हमारे कैरेक्टर के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टिव होता है। ठीक है, आवर स्पीच, द वे वी टॉक टू पीपल, इट इज रिफ्लेक्टिव ऑफ आवर कैरेक्टर।
ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये पता चलता है रिफ्लेक्टिव से सिर्फ वहां पर रिफ्लेक्शन ही नहीं होता, उसके ऑल्टरनेट मीनिंग भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, देखिए एंग्शियस होता है व्याकुल बेचैन, डॉन्टेड का मतलब सेंस नहीं है यहाँ पे, डॉन्टेड तो डिस्करेज का आता है, किसी को भड़का देना, ये भी हो सकता है डरा देना, धमका देना, ये सेंस भी आती है। ठीक है, तो वो डॉन्टिंग जिसको बोलते हैं कठिन, डॉन्टिंग टास्क, मुश्किल कार्य, क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट इज अ डॉन्टिंग टास्क। ठीक है, पहाड़ चढ़ना एक कठिन कार्य होता है, खतरनाक होता है, ठीक है, लोग हतोत्साहित हो जाते हैं उससे कई बारी, तो ये सेंस ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए भाई अगले वर्ड पे आ जाते हैं, नंबर 5, फिर ये सेक्शन खत्म है। आपकी सारी हिंदी यहाँ पे लिख दी है। डॉन्टिंग मतलब हतोत्साहित है, एंग्शियस मतलब व्यग्र यानी कि व्याकुल, चिंता या बेचैनी, और चीयरफुल का मतलब है प्रशंसित। हमारे पास वर्ड क्या था भैया, हमारे पास था पेंसिव। सिमिलर वर्ड पूछा था, ऑपोजिट पूछ लेता मैं चीयरफुल लगा देता भाई, लेकिन नहीं पूछा उसने। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिव आएगा किसी चीज के ऊपर हम जब कैसे कहते हैं आत्म मंथन कर रहे हैं, हम लोग इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, सैडनेस भी हल्की फुल्की है, तो उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, यूज ऑफ द वर्ड रिफ्लेक्टिव। ठीक है, चलिए अगले वर्ड पे बढ़ते हैं बच्चों। अगला आपके पास क्या बनता है, द पेशेंस। ठीक है, इसमें देखो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई यहाँ पे। ठीक है, जो पेशेंस है यहाँ पे बीमार व्यक्ति जो है, ठीक है, उसकी कॉन्वेलेंस वाज स्लो बट स्टेडी। ठीक है, अब देखना यहाँ पे कॉन्वेलेंस का मतलब क्या होगा यहाँ पे, CONVAL। ठीक है, इतना अच्छा ध्यान रखना, और फिर SCENCE। ठीक है, इतना ध्यान रखना, इस वर्ड को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये चेतना से जुड़ा वर्ड है। ठीक है, जिसमें SCENCE है, इसको बोलते हैं चेतना। ठीक है, तो जब चेतना से सेंटेंस जुड़ के आता है, तो चेतना मतलब होता है किसी के होश में होना, कॉन्शियस में बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटेंस के अंदर जल्दी जल्दी से ठीक होने की हमारे पास कहते हैं कि इंसान अगर बीमार पड़ता है जल्दी से ठीक हो जाता है, तो उसके साथ में उसका रिकवरी जो बोलते हैं हम लोग। ठीक है, स्वस्थ होना, तो कॉन्शियस का सेंस तो निकलता ही है, चेतना के साथ में अवेयरनेस का सेंस भी बनता है। ठीक है, हम लोग इसमें ग्रो करते हैं। ठीक है, हम लोग इसमें इंप्रूव करते हैं। देखो कैसे वर्ड्स बनते जाते हैं एक के बाद एक। ठीक है, तो इसमें क्या बनता है, ऐसा होता है कि भाई इज अ पीरियड ऑफ रिकवरी एंड ग्रेजुअल हीलिंग आफ्टर इलनेस। तो यहाँ पे उसके साथ में वो बीमार पड़ा, उसकी रिकवरी धीरे धीरे हुई लेकिन हो गई। जैसे कई लोग कोविड के समय बीमार पड़े थे, काफी सीरियस भी हो गए थे, लेकिन फिर धीरे धीरे करके रिकवर कर गए बच्चा, फिर धीरे धीरे करके उनकी तबीयत थोड़ी बेहतर हो गई, और बेहतर होते होते वो वापस अपनी तंदुरुस्ती पूरी प्राप्त कर गए। अब उनमें कोई कमी नहीं है। ठीक है, स्वस्थ हैं बिल्कुल वो। तो क्या बन गया, वो जल्दी से रिकवर थे, लेकिन कुछ लोग धीरे धीरे रिकवर करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आंसर बनेगा डी वाला, रिकवरी। ठीक है, एंडेवर तो देखो कोई अभियान होता है, एक गाड़ी भी होती है माना, लेकिन यहाँ पे क्या बनता है, एंडेवर मतलब कोई अभियान, कोई अटेम्प्ट। ठीक है, एफर्ट लगाना। डिके होता है सड़ना, इसको हम लोग रॉट बोलते हैं। ठीक है, डिटोरेशन बोल सकते हैं, डिक्लाइन बोल सकते हैं। रिलैप्स का मतलब होता है पुरानी अवस्था में लौट आना। ठीक है, मतलब बद से बदतर हो जाना। कई बार होता है कि जैसे हम बीमारी के ही ऊपर अगर एग्जांपल बनाऊं, तो हम लोग अगर दवा समय से ना लें, ठीक है, तो हमारे को वो चीज़ें और तीव्र क्रॉनिक हो जाती हैं। ठीक है, क्रॉनिक होता है जो समय से लंबे समय से चल रही आ रही है, फिर वो कंट्रोल से बाहर हो जाती है। उसी में क्या होता है, कई बार लोग क्या करते हैं, पहले दवा खाई, थोड़ा सा बुखार उखार उतर गया, और दवा बीच में बंद कर दी। डॉक्टर कहता है भैया तुम्हारे को 7 दिन दवा खानी है, हम 2 दिन खा के छोड़ देते हैं, और वापस बुखार चढ़ जाता है भाई। फिर क्या बड़ा, ये जो वापस से तबीयत जो खराब हो गई, तो ये क्या बन गया, हमारे पास रिलैप्स हो गया, हमारा फीवर वापस आ गया। तो क्या बन गया, रिलैप्स। मतलब पुनः पुरानी अवस्था में, पुनः अपनी उसी बुरी अवस्था में वापस लौट आना रिलैप्स होता है। लेकिन बुरी अवस्था में आता है रिलैप्स, हमेशा ध्यान रखना। रिलैप्स एक नेगेटिव वर्ड है, ये पॉजिटिव सेंस नहीं रखता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये नेगेटिव मीनिंग में रखता है, ये बुरी अवस्था में लौटना होता है भाई। ठीक है, चलिए जी अगले वर्ड पे बढ़ते हैं। अगला आपके पास यहाँ पे मीनिंग्स थे सारे। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद में आता है अगला सेक्शन नंबर 6 से 15। देखें इसमें क्या दिया है, अभी पैसेज है, और ये पैसेज में आगे पास क्लोज टेस्ट है। लो भाई क्लोज टेस्ट आ गया, आपकी डिमांड थी क्लोज टेस्ट बताने की, तो चलो क्लोज टेस्ट समझ लेते हैं कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं हम लोग, CLOZE है इसकी स्पेलिंग, क्लोज टेस्ट। ठीक है, इसका मेथड मैंने आपको विज्ञान मंत्रा क्लास में सिखाया हुआ है, मैंने आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में अपने मीडियम बैचेस में सिखाया हुआ है, और विज्ञान मंत्रा में तो मैं लाइव आके YT पे सिखाता हूँ इसे। 4 बजे मैंने ऑलरेडी बता दिया इसके बारे में। जैसे आप अगर पिछले वीक की वीडियो देखो, तो मैंने लगातार आपको क्लोज टेस्ट की काफ़ी प्रैक्टिस दी है, उसमें क्लोज टेस्ट, पैसेज, पैराजम्बल्स, और साथ में वर्ड मीनिंग्स, इन सभी की मैंने लगातार थोड़ी थोड़ी में प्रैक्टिस दी हुई है, और वहाँ पे 50-60 क्लासेस हो चुकी हैं, तो काफ़ी सारा मटेरियल है वहाँ कवर करने के लिए। ठीक है, तो उसको भी आपसे मैं सर्च करूँगा, देखा करो, बहुत ज़्यादा उससे आपको बेनिफिट मिलने वाला है। चलो अगले पे आ जाओ, इधर देखो जरा क्लोज टेस्ट के बारे में, यहाँ पे समझते हैं तरीका क्या होता है। ठीक है, जो बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कमेंट बॉक्स में था टेस्ट 1 के बाद में कि सर ये क्लोज टेस्ट कैसे होता है जी, हमें समझ नहीं आता सर, थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए, तो उसके ऊपर एक हल्का सा आइडिया लेते हैं। ठीक है, अब उसका मेथड देख लो। ठीक है, क्लोज टेस्ट के अंदर जो मेथड होगा
इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, 2-3 बातों पे ध्यान देना पड़ता है, बाकी आपकी रीडिंग स्किल्स होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेथड ही कुछ इस प्रकार का है कि सबसे पहला कदम जो होता है, जो पहला आपको सबसे पहला स्टेप उठाना है, वो स्टेप ए जो है वो रहेगा आपके पास एक रफ रीडिंग का। आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले बात पैसेज को एक रफ रीडिंग में डालेंगे। आप ये देखेंगे कि उसमें कहा क्या है, उस पैसेज में ब्लैंक्स आने दीजिए बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। आप ट्राई करो समझने का कि उस पैसेज का थीम क्या है, उस पैसेज में बात किसकी चल रही है। ये जब आप पता कर लोगे तो आपके वर्ड सिलेक्शन बहुत ईजी हो जाएंगे। ठीक है, ज़्यादातर जो टॉपिक्स होते हैं ये सोशल हो सकते हैं, ये कल्चरल हो सकते हैं, कई बार तो ये आपको स्टोरी वाले फॉर्मेट में आते हैं। एनडीए में तो बहुत बारी स्टोरी फॉर्मेट में लिखे जाते हैं। उसके बाद में ये सोशल कल्चरल ना होकर के टेक्नोलॉजिकल भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये एजुकेशनल भी हो सकते हैं। ठीक है, ये इन्वायरमेंटल भी हो सकते हैं। और ये इत्यादि अदर्स वाले कुछ और भी हेडिंग्स आ सकती हैं, ये भी हो सकते हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, जब आप इसके थीम निकाल लेते हो ना कि भाई इसमें बात है किस चीज़ के ऊपर, तो आपको वर्ड मीनिंग को सिलेक्ट करने में ईजी पड़ता है। तो आप पहले क्या करोगे, रिपीटिंग करोगे, आप थीम समझने की कोशिश करोगे ए स्टेप में। दूसरा आप क्या काम करोगे, इसके बाद अगला स्टेप जो होगा आपके पास, उसमें आप सोल्यूशंस निकालोगे। स्टेप बी के अंदर आप इसको सॉल्व करोगे। लेकिन जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप मेरी कुछ बातों पे हमेशा ध्यान देना। ये काम ऐसे मैं कहूँगा प्रैक्टिस से आता है, प्रैक्टिस लगातार जारी रखें इस चीज़ की। क्लोज टेस्ट एकदम से नहीं ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे करके ठीक होगा ये, लेकिन फिर भी तरीका अपनाना जो मैं कह रहा हूँ। सबसे पहले ध्यान रखना ग्रामर का। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होंगे, इसमें बहुत सारा ऐसा हिस्सा होगा जो कि डिपेंड करेगा कंजंक्शंस पे, और डिपेंड करेगा ये आपके पास प्रीपोजिशंस पे, जो मैंने भी और प्रियांशु सर ने भी आपको भर भर के डिटेल में करवाए हुए, ऑफलाइन ऑनलाइन में सब में आपको दोनों टीचर्स ने मिलकर के पूरा का पूरा ही चैप्टर इतना डीप में जाके करवाया है कि इसमें कुछ छोड़ा ही नहीं है हम लोगों ने। ठीक है, तो आई होप कि आप इसको बहुत अच्छे से करो। ठीक है, तो कंजंक्शन और प्रीपोजिशंस पे आप खास ध्यान देना है, इसके अंदर इसके बहुत चीज़ें हिंट में काम आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद में बच्चा आपको ध्यान रखना है ग्रामर का, कि ये हो गया। उसके बाद ध्यान रखना है आपके पास विकैबुलरी का। अब विकैबुलरी के अंदर आपके पास देखो, कभी कभी टफ वर्ड्स आ जाते हैं, कभी कभी मुश्किल वर्ड्स आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर सामान्य वर्ड्स ही मिलते हैं। विकैबुलरी में आपको खास ध्यान देना है बच्चा जी मेरे फ्रेजल वर्ब्स पे और इडियम्स के ऊपर। वे क्या मुहावरे आ रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, इन पे आपको खास ध्यान देना है वहाँ पे। ठीक है, उनकी पेयरिंग में बहुत अच्छा पड़ जाता है, ईजी हो जाता है उससे। उसके बाद हाँ, ग्रामर में एक चीज़ और है, आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का भी पेयरिंग देखना चाहिए कि कौन से हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लग रही है। फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब पे भी सवाल आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना है। तो आपको यही 2 स्टेप्स हैं। अब तो मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, विद प्रैक्टिस करवाऊंगा। फिर आप मेरे साथ में जब विज्ञान मंत्रा सेशन में जुड़ोगे, वहाँ पे भी प्रैक्टिस करोगे, तो फिर और मजा आएगा। ठीक है, लेकिन अभी तो क्योंकि सोल्यूशन ही प्रेजेंट कर रहा हूँ तो ज़्यादा डीप भी नहीं जा सकता हूँ, वीडियो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, 50 क्वेश्चंस पूरे करने हैं सॉल्व आपके लिए मेरे को, तो इसलिए मैं आपको बस एक जस्ट दे सकता हूँ अभी फिलहाल। बाकी तो आपको रेगुलर सेशंस में अटेंड करना होगा करके। ठीक है, जो आई होप कि आप लोग करो, और इसमें आप देखो सोल्यूशन निकालते हैं इसके। ठीक है, ये तरीके आपको फॉलो करने हैं। अब आ जाते हैं पैसेज पे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं इसको, मेन मेन चीज़ों को। अच्छा हाँ, एक चीज़ और है, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर हमें तो हिंदी में बता दीजिए। सर हिंदी तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आपके लिए मैंने एक काम और करा है, मैंने इस पूरे पैसेज को हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है। देखिए, एनडीए में आपको हिंदी में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने आपके लिए सहूलत के लिए, ताकि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे पैसेज 1 में, टेस्ट 1 में मैंने पैसेज हिंदी में बना दिए थे, वैसे आपके लिए मैंने यहाँ पूरी हिंदी बना दी है। तो आपको इससे हेल्प मिल जाएगी मीनिंग को समझने में, क्योंकि अभी आप सीखने वाले प्रयास पे भी हो थोड़े से। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। यमुना रिवर इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिवर्स इन इंडिया। भारत में एक प्रमुख नदियों में से एक है। हैज़ बीन फेसिंग एन अलार्मिंग लेवल ऑफ पोल्यूशन ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़। मतलब यहाँ प्रदूषण के ऊपर बात चल रही है। मैंने कहा था सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल, अलग अलग तरह की थीम होती हैं, तो मुझे समझ आ गया ये इन्वायरमेंटल टॉपिक है। ठीक है, इन्वायरमेंटल है, और इसमें बात किसकी चल रही है, पोल्यूशन के ऊपर चल रही है। और पॉल्यूशन के ऊपर किसकी चल रही है, यमुना नदी के ऊपर चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये वर्ड जब लगाने को मिलेंगे तो आपको थोड़ा सा इजी रहेगा कि उसके अंदर वर्ड सिलेक्शन के अंदर कि इन्वायरमेंटल बेस्ड या फिर रूल्स रेगुलेशन पे आधारित जो पोल्यूशन कंट्रोल के ऊपर होते हैं, ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी के ऊपर बातें चलेंगे शायद यहाँ पे, तो उन सब चीज़ों के ऊपर बातें होगी। तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाता है, एक पिक्चर मिल जाती है कि अच्छा इसके ऊपर मेरे को टॉपिक दिया गया था, समझने में ईजी पड़ता है।
चलो देखो यहाँ पे सेंटेंस दिया उसने, इंडिया हैज बीन फेसिंग एन अलार्मिंग लेवल ऑफ पोल्यूशन ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज, मतलब यहाँ पे मानव गतिविधियों की वजह से वहाँ पे खतरा हो रहा है पोल्यूशन का, ठीक है, अलार्मिंग मतलब खतरनाक, ठीक है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, अनट्रीटेड सीवेज, यहाँ पे ब्लैंक है, मैं ब्लैंक को ब्लैंक की तरफ से पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें एक आपका रुको, ये 6 से क्यों स्टार्ट हो रहा है, अच्छा क्वेश्चन 6 था, ओह ओके, सही 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 बात है, सही बात है, सही बात है, क्वेश्चन 6 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। वो मेरे को लगा 1 2 3 की हैबिट पड़ी हुई है। चलो तो क्या ध्यान रखना है कि 6 के साथ में इंडस्ट्रियल वेस्ट, untreated sewage and chemical runoffs have contributed to a substantial deterioration in water quality, मतलब पानी का जो प्रदूषण है वो किन कारणों से है, इंडस्ट्रियल वहाँ पे कूड़ा उसके अंदर गिराया जाता है, हम लोग वहाँ पे सीवेज वाटर नालियों का पानी इसमें बहा देते हैं, या फिर केमिकल्स भी उसमें ड्रेन कर दिए जाते हैं नदियों में, जिस वजह से उसका जो पानी की जो गुणवत्ता है, पानी की जो लेवल है, उसकी शुद्धता है वो खराब हो गई है, ठीक है, ये बोला जा रहा है। डिस्पाइट, ऐसा होने के बाद भी, डिस्पाइट इट्स कल्चरल एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, मतलब ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए धार्मिक रूप से भी और किस तरह से इकोनॉमिक रूप से भी, लोग मछलियां पकड़ते हैं वहाँ पे, मछली पालन किया जाता है पूरा, लोग डिपेंड करते हैं पानी के ऊपर पूरा का पूरा, ठीक है। उसका ऐसा होने पर भी द रिवर सफर्स फ्रॉम निग्लेक्ट, नदी जो है वो कह सकते हैं एक तरह से वहाँ पे कोई केयर नहीं करता उसके ऊपर कि उसमें पोल्यूशन फैल रहा है। एंड इनएडिक्वेट डैश, अब देखो इनएडिक्वेट के साथ में यहाँ पे नेगेटिव सेंस निकल रही है, तो यहाँ पे कोई नेगेटिव वर्ड ही होगा, ठीक है। उसके बाद आता है इनएडिक्वेट डैश मेजर्स, कोई इनएडिक्वेट कदम की बात चल रही है शायद। फिर आता है गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैव इम्प्लीमेंटेड सेवरल इनिशिएटिव्स, हालांकि सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं, इनिशिएटिव्स मतलब कदम उठाना, पहल करना, ठीक है, बट द लैक ऑफ स्ट्रिंजेंट एनफोर्समेंट, मतलब लेकिन सख्ताई तो है नहीं भाई, सख्ताई तो कुछ है नहीं। हम देखते हैं छठ पूजा के दिन हमारी नदियों का क्या हाल होता है, वहाँ पे लोग स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, कितने गंदे पानी में उनको स्नान और पूजा करनी पड़ती है, ठीक है, लेकिन बस वो है मजबूरी, धर्म का पालन करना पड़ता है, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कितनी दिक्कत आती है, ठीक है, नदी गंगा यमुना सभी का ये हाल हो रखा है। तो इसमें क्या बनता है कि हालांकि सरकार ने सख्त नियम बनाए हैं, ठीक है, बट द लैक ऑफ स्ट्रिंजेंट एनफोर्समेंट एंड पब्लिक डैश जो भी होगा वर्ड यहाँ पे, शायद पब्लिक के ऊपर पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक के साथ में कोई जागरूकता की शायद कोई वर्ड लिखा होगा, देखेंगे आगे क्या दिया है उसने, हैव हिंडर्ड द इफेक्टिवनेस ऑफ दीज एफर्ट्स, हिंडर होता है बाधित करना, ठीक है, शायद लोगों की लापरवाही है, पब्लिक इग्नोरेंस भी हो सकता है वर्ड, क्या पता पीछे कौन सा वर्ड मिलता है देखेंगे अभी। उससे क्या हुआ है, बाधित हो गई है क्या चीज़, जितने भी प्रयास गवर्नमेंट के उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो चीज़ ऐसी हो रही है कि भाई वहाँ पे उसके कानों पर जू नहीं रेंग रही लोगों के, या फिर गवर्नमेंट कह रही भाई पोल्यूशन मत करो, लेकिन हम लोग समझ ही नहीं रहे हैं चीज़ के ऊपर, ठीक है, ये चीज़ बोली उन्होंने। अगले पे आ जाते हैं, इन एडिशन टू द इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स, मतलब जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होता है केमिकल का वो तो होता ही है, जो हाउस होल्ड वेस्ट है, हाउस होल्ड वेस्ट एंड एग्रीकल्चरल रन ऑफ कंटेनिंग हार्मफुल केमिकल्स, हम खेतों में देखते हैं ना हमारे फार्मर्स एग्रीकल्चर के लिए फर्टिलाइजर्स डालते हैं, कुछ फार्मर्स केमिकल भी लगाते हैं, तो ये जो शायद इसको भी तो पानी खराब होता है इनसे भी, तो जब ये केमिकल जा करके मिल जाते हैं पानी से तो वो भी कंटामिनेट हो जाता है पानी वहाँ पे नदियों का, झीलों का, ठीक है। दिस पोल्यूशन पोजेस सिवियर थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी विद इन द रिवर एंड एडवर्सली डैश कम्युनिटीज रिलाइंग ऑन इट फॉर वाटर सप्लाई, मतलब हम जानते हैं कि जो पानी होता है, पानी के अंदर भी एक इकोसिस्टम होता है, मछलियां होती हैं, है ना, प्राणी वहाँ पे भी रहते हैं, ठीक है, तो उनके जीवन के लिए भी खतरा है और साथ में उन लोगों के भी ऊपर जीवन में खतरा है, ह्यूमन बींग्स के लिए, जो हम लोग उस पर पानी के स्रोत की तरह से उस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, तो ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद आता है कि डैश इफेक्टिव सॉल्यूशंस रिक्वायर कोऑर्डिनेटेड एक्शन, अगर हमें अब देखो यहाँ से सॉल्यूशन की बात पे आ गया है, यहाँ से ये 11वें नंबर से ये बता रहा है कि अगर ये समस्या हल करनी है तो क्या करना चाहिए, ठीक है, कि कहता है डैश इफेक्टिव सॉल्यूशंस रिक्वायर कोऑर्डिनेटेड एक्शंस अमंग गवर्नमेंटल एजेंसी, सरकारी महकमों के बीच में एक तो वहाँ पे ना तालमेल होना चाहिए, दूसरा लोकल बॉडीज के बीच में एंड सिटीजन्स, मतलब ये तीनों पार्टीज को मिलकर के काम करना पड़ेगा, तभी हम लोग उस नदी यमुना का जो पानी है वो स्वच्छ कर पाएंगे। उसके बाद आता है एफर्ट्स मस्ट फोकस ऑन रिड्यूसिंग पोल्यूटेंट्स, ठीक है, एट द सोर्स वाइल प्रमोटिंग डैश प्रैक्टिसेस अमंग इंडस्ट्रीज, मतलब जहाँ से उसका निकासी है ना वहीं पे उस पोल्यूशन को रोक दो, ठीक है, तो वो आगे जाएगा ही नहीं, केमिकल आगे बहेगा ही नहीं। और इसमें क्या है हमारे पास, इस तरह से करने में ये इंडस्ट्रीज में और इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करेगा, लोगों में प्रमोट क्या करना है, उनमें बढ़ावा किसी चीज़ का देना है, किसी तरह की प्रैक्टिसेस का, किसी तरह की तरीकों का, कोई उपयोगों का बढ़ावा देना है वहाँ पे, अभी देखेंगे कौन सा वर्ड दिया उसके लिए उसने। फिर अमंग इंडस्ट्रीज एंड इंडिविजुअल्स रेगुलर मॉनिटरिंग एंड स्ट्रिक्ट पेनल्टीज, मतलब ये उसने बताया कि भाई कैसे आप लोगों को दंडित कर सकते हो, किसी से पोल्यूशन करने से दंडित करोगे तो रुकेंगे फिर अपने आप से वो, ठीक है, तो रेगुलर मॉनिटरिंग
एंड स्ट्रिक्ट पेनल्टीज फॉर डैश आर क्रूशल। अब यहाँ पे सपोज वो लोग हो सकते हैं, फॉर एक प्रेपोजिशन है, बाद में नाउन लगेगा। अब इसका मतलब क्या है, शायद वो लोग जो फिर भी बात नहीं मानते हैं, ठीक है। कल्प्रेट्स, गुनेगार, ऐसे वर्ड हो सकते हैं, ठीक है। पोल्यूटर्स, ये वर्ड हो सकता है, ठीक है। आर क्रूशल टू रिवाइटलाइज, एक नया जीवन देने के लिए रिवर्स इकोसिस्टम, ठीक है। अल्टीमेटली प्रिजर्विंग द यमुना's water not only dash India's environmental heritage but also sustain the well-being of countless dash who depend on its water। मतलब countless beings की बात हो सकती है, जीव जंतु, इंसान, सभी की बातें हो सकती हैं, ठीक है, जो उसके ऊपर निर्भर करते हैं। तो मुझे टॉपिक का एक आउटलाइन मिल गया बच्चों। मैंने जो अभी आपके साथ में 5 मिनट बता के हिंदी बनाई पूरी, ये मेरे पास एक आउटलाइन मिल गया। अब मैं इस आउटलाइन के मेथड का यूज करके अपने पास आंसर लगाऊंगा। अब इस बारी देखना कि आंसर्स कैसे लग रहे हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली बात नंबर 1 से शुरू करेंगे वापस। मैंने मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर रखा था, अब इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ ताकि मैं आंसर्स भर सकूँ। इसके लिए आप लोग भी ऐसे मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करके रखोगे अपने पास, ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। चलिए, आप आई होप आप लोग ट्रांसलेशन समझ गए हो, थीम समझ गए हो। अब मैं इसके साथ में इसके आंसर्स मार्क करके दूंगा आपको। देखो आंसर कैसे लगते हैं अब जरा, ठीक है। अब आ जाइए, सेंटेंस के अंदर नंबर 6 से शुरू करना है। 6 के लिए उसने ऑप्शन मुझे क्या दिया था, देखते हैं। 6 में आता है आपके पास एक्सक्लूसिवली, प्रीडोमिनेंटली, एक्सीडिंगली और वर्चुअली, ठीक है। मीनिंग देखिए सभी के साथ में लिख दी है मैंने। आंसर बनेगा बी वाला। बी क्यों बनेगा भी बताता हूँ। प्रीडोमिनेंटली होता है मुख्य रूप से। सेंटेंसेस डिस्कस मेजर कंट्रीब्यूटर्स ऑफ टू यमुना रिवर पोल्यूशंस, और मेजर कंट्रीब्यूटर्स क्या है, प्रीडोमिनेंटली का मतलब होता है मेनली, प्रमुखता, ऐसा लगाते हैं, ठीक है। और फॉर द मोस्ट पार्ट, मेकिंग इट द बेस्ट फिट। बाकी की मीनिंग समझ लीजिए, फिर इसको पैसेज में फिट करते हैं। क्या बाकी की मीनिंग है आपके पास? एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली होता है एक के लिए खाली, एक्सक्लूसिव। जैसे कई बार होता है किसी एक के लिए बनाई गई गाड़ी, वो तो किसी और को नहीं मिली, वो एक के लिए खास डिजाइन करी कंपनी ने, तो उसके अंदर क्या बनता है, एक्सक्लूसिव। उसके बाद आता है एक्सीडिंगली, होता है मतलब एक्सट्रीमली, मतलब बहुत ज्यादा। फिर आता है आपके पास वर्चुअली, जो रियली एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे हमारे पास देखते हैं ना आजकल अवतार जैसी मूवीज बनती हैं, ग्रीन स्क्रीन पे बनती हैं, कोई पीछे को सच में कोई स्पेसशिप होना होती है इस तरह की, वो वर्चुअल होता है, इमेजिनरी होता है, इनटेंजिबल होता है, ठीक है। तो वर्चुअली का मतलब क्या बनता है, नियरली या ऑलमोस्ट, ऐसे ध्यान रखो, ठीक है, जो कि भाई वहाँ पे सेंस नहीं लगा रहा है। अब देखो इसको वर्ड को मैं प्रीडोमिनेटली क्यों आंसर मान रहा हूँ। देखिए सेंटेंस के अंदर आपके पास बनता है वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज प्रीडोमिनेटली इंडस्ट्रियल बेस्ड। ये उदाहरण दे रहा है किस तरह के होते हैं, प्रमुखता कौन से हैं। तो यहां पे क्या बनता है, मेनली का सेंस। अब मेनली के लिए जो दूसरा वर्ड था वो क्या था, प्रीडोमिनेंटली, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसलिए मेरे पास आंसर जो लगाया मैंने यहाँ पे बी, मतलब ब्रावो वाला आंसर लगाया प्रीडोमिनेंटली का। बाकी की मीनिंग इसलिए मैच नहीं हुआ इसमें, ठीक है। चलो अगले को देखो, नंबर 7 पे आ जाते हैं। बाकी के सारे हिंदी आपके पास है यहाँ पे, इसको आप बाद में नोट करिएगा। देखिए नंबर 7 का आंसर ए लगाया है मैंने, कंजर्वेशनल। कंजर्वेशन मतलब होता है सुरक्षा देना, किसी को बचाव करना, ठीक है। मीन्स रिलेटिंग टू द प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, मतलब जब हम बात करते हैं अपने नेचर से तो उसको हम लोग बोलते हैं किसी चीज़ को कंजर्वेशन करना। जब चीज़ों को बचा के रखना पड़ता है उसको प्रिजर्व बोलते हैं। जैसे रेफ्रिजरेटर में आप खाना रख देते हो, प्रिजर्व हो जाता है। लेकिन जीव जंतु, पेड़ पौधों को हम लोग जब उसको सेफ्टी देते हैं, अभयारण्य बनाते हैं, सेंचुरीज बनाते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं, कंजर्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। एनवायरमेंट विच सूट्स द बेस्ट ऑप्शन। बाकी के ऑप्शंस क्या है, प्रिजर्वेशन, जैसे मैंने बताया, एक्ट ऑफ कीपिंग सेम थिंग समथिंग और प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम बीइंग डिकेड, खराब होने से बचना। जैसे फ्रिज में आप सामान रखते हो, खराब नहीं होता फिर वो, ठीक है। फिर प्रिकॉशनरी होता है भाई किसी चीज़ को, प्रिवेंटिव जिसको बोलते हैं ना, सावधानी बरतना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इस सब लोग लगाते हैं, तो वही बनता है प्रिकॉशनरी, ठीक है, सावधानी बरतना। फिर आता है रेस्टोरेटिव, होता है पुरानी अवस्था में वापस ले आना, रिस्टोर कर देना। जैसे कई बार होता है ना कि आपके घर में कुछ एंटीक घड़ियां पड़ी होंगी या कुछ पुराना सामान पड़ा होगा, उसको आप ठीक करवा लेते हो, तो उसको रिस्टोर करवा लेते हो। आपने अपने फ़ोन में रिस्टोर फंक्शन करा होगा एक बारी, ठीक है, तो वो फंक्शन लगता है वापस पुरानी अवस्था में ले आना, रिपेयर अवस्था में ले आना, ठीक है, रिपेयर करना डैमेज को। अब देखो सेंटेंस के अंदर ए आंसर क्यों लगाया, आप नोटिस करो। जो टॉपिक नंबर 7 था आपके पास, यहाँ पे पॉइंट नंबर 7 था, रिवर सफर्स फ्रॉम निग्लेक्ट एंड इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट है बेटा, वो अपर्याप्त है। अपर्याप्त क्या रह गया भाई वहां पे, अपर्याप्त रह गया वहां पे आपके पास, देखिए कंजर्वेशन। क्योंकि रिवर एक नेचुरल फिनोमेना है, रिवर एक नेचुरल बॉडी है, नेचुरल बॉडी को प्रिजर्व नहीं करते, कंजर्व करते हैं, ऐसा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नंबर 7 पे आइए, ये हिंदी है आपके लिए। नंबर 7 पे आ जाते हैं, खत्म हुआ। नंबर 8 पे आते हैं हम, डैश। सेंटेंस के अंदर आंसर डी लगेगा 8वें का, इनडिफरेंस। लोग उदासीन हैं,
उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, पोल्यूशन हो रहा तो होता रहे, हमारी तरफ से ऐसे बोलते हैं ना कि भाई होता तो होता रहे, हमें क्या, जब खुद पे बीते तो दिक्कत आती है। तो इसमें क्या बनता है, इनडिफरेंस, उदासीनता। इंट्रोस्पेक्शन मैंने अभी बताया, आत्ममंथन करना, सेल्फ एनालिसिस करना, ठीक है। इंटरफेरेंस होता है दखल देना, मेडलिंग होता है किसी में टांग अड़ाना बातों में। और फिर आपके पास इनकॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है रेफर्स टू समथिंग बीइंग अनइम्पॉर्टेंट, जो कहते हैं इनकॉन्सिक्वेंशियल है, जिसका कोई महत्व ही नहीं है, बेकार का है, नगण्य है, नेग्लिजिबल है। तो इसमें आंसर डी क्यों मार्क हो रहा है, इसके ऊपर बात करते हैं, जरा मैच कर लीजिए एक बारी आप, ठीक है। नंबर 8वें में देखो, सार्वजनिक नेग्लिजेंस ने इस तरह से बनाया, तो डी वाला केस क्या बना आपके पास, देखिए पब्लिक क्या बनाया उसमें, इनडिफरेंस, लोग उदासीन है, ठीक है। सख्त जो लगाया ना नियम गवर्नमेंट ने, बट द लैक ऑफ stringent enforcement and public indifference have hindered the effectiveness of these efforts। मतलब लोगों को जब साथ नहीं मिलेगा तो सरकार बेचारी अकेले क्या कर लेगी, ठीक है। तो ये सेंस बनता है, तो यहाँ पे इंडिफरेंस वर्ड इसलिए लगाया गया था, ठीक है। चलिए अगले वर्ड पे आ जाइए। आई होप अब आपका रिदम बन रहा हो थोड़ा सा। उसके बाद में हिंदी सबके पास यहाँ पे है, एग्जाम्पल्स मैं चाहूंगा कि आप लोग बनाएं। नंबर 9 का सी आप लगा रहे हैं, एग्जासरबेट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ कठिन वर्ड्स थे, ये आपको दिक्कत करेंगे, तो इसलिए पहले मैं मीनिंग बता देता हूँ। एग्जासरबेट का मतलब होता है किसी चीज को बदतर बनाना, ठीक है। जब कहते हैं ना एग्रीविएट, एग्रीविएट से वर्ड आता है एग्जासरबेट, ठीक है, मतलब किसी चीज को और ज्यादा खराब कर देना, ठीक है। तो ये बनता है एग्रीविएट का, ठीक है, बद से बदतर बना देना। तो ये तो आंसर बन रहा है इसका सी। बाकी की मीनिंग देख लीजिए, एक्सपिएट, एक्सपिएट का मतलब होता है प्रायश्चित करना, अपराध का प्रायश्चित करना, ये मीनिंग बनता है एक्सपिएट का, ठीक है। फिर आता है आपके पास सेंटेंस के अंदर एक्सेक्रेट, इसका मतलब आता है खारिज करना, ठीक है। मतलब सेंटेंस के अंदर या तो निंदा करना या शाप देना, कि किसी चीज को बहिष्कार कर देना, खारिज कर देना, ये भी होता है। उसके साथ कर्ज करना किसी को, या डिनाउंस, निंदा करना। फिर आता है आपके पास एक्सट्रीपिएट, इसका मतलब होता है उन्मूलन कर देना, मिटा देना, मिटा देना मतलब जड़ से मिटा देना, उस चीज को उन्मूलन कर दिया गया उसका, ठीक है। अब देखते हैं नंबर 9 जो है वो सी ऑप्शन, जो अग्रीविएट वाला सेंस था वो कैसे फिट हुआ हमारे पास। नंबर 9 के ऊपर अगर आप जाएं तो पैसेज निकाल लेते हैं फिर से। देखिए नंबर 9 के अंदर केमिकल्स जो है वो और ज्यादा बदतर बना देते हैं कंटामिनेशन को, ठीक है। क्या लिखता है, हाउस होल्ड वेस्ट, एग्रीकल्चर रन ऑफ कंटेंट हार्मफुल केमिकल्स, क्या करते हैं, डैश कंटामिनेशन लेवल्स, वो और खराब नहीं कर देते कंटामिनेशन, पानी को और खराब कर देते हैं। तो इस वजह से जो उसका आंसर आया था वो आपके पास क्या बनाया था मैंने ऑप्शन में, देख लीजिए एक बार फिर से, वो और बदतर बना देते हैं चीज़ों को, वो एग्रीविएट कर देते हैं, एक्सासरबेट कर देते हैं, ऐसा ध्यान रखना है, ठीक है। साथ में वर्ड जरूर नोट करिएगा, बाद में ये पेपर में अलग से पूछा सकते हैं सान और एंटो के अंदर, इसलिए मैंने जानबूझ के यहाँ पे सारे मीनिंग लिखे हुए हैं, ठीक है। चलिए जी अगले वर्ड पे आ जाते हैं, नंबर 10 के ऊपर। सेंटेंस आता है इम्पैक्ट का मतलब यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है, असर डालना, ठीक है। इम्पैक्ट मीन्स अफेक्ट और इन्फ्लुएंस, फिटिंग कंटेक्स्ट बनता है एडवर्स इफेक्ट्स, वहाँ पे एडवर्स लिखा था ना, बुरे प्रभाव, तो एडवर्स इफेक्ट बनता है कम्युनिटी के साथ में। बाकी मीनिंग है डाइवर्ज, इसका होता है डेविएट, राह से भटकना, किसी और रास्ता पकड़ ले भाई उसने तो, ठीक है। रीइंफोर्स होता है वापस पुनः ताकत देना किसी चीज को, ठीक है, जिसमें और ज्यादा उसको बलवान बनाना। फिर आता है रिट्रीट, होता है पीछे हटना, ठीक है। तो अब जरा इसमें एग्जाम्पल्स देखें, तो एग्जाम्पल्स के साथ में आपके पास देखो क्या लगता है, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये रहा एडवर्सली अफेक्ट, ठीक है, कम्युनिटीज रिलाइंग ऑन इट्स वाटर, उन पे उनका पूरा प्रभाव पड़ता है बच्चों, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद देखो फिर से, ये हो आप जितना भी करा रहा हूँ आई होप आपको पूरा समझ आ रहा है। ये नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में डालना, मैं और करवाऊंगा। मैं फिर से कहूँगा विज्ञान मंत्र वाले सेशन में जुड़ो, उससे देखो, वहाँ पे बहुत मदद मिलेगी आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए। एग्जाम के लिए कुछ समय रह गया है, वहाँ पे लगातार बहुत बेहतरीन क्लास वर्क चल रहा है, ठीक है, बच्चों को बहुत बेनिफिट मिल रहा है उसमें, तभी मैं आपको भी कहूँगा जो नहीं देखते हैं उस चीज़ को। चलिए देखिए यहाँ पे आता है अगला हिस्सा आपके पास नंबर 11 के अंदर डी ऑप्शन, ठीक है। क्या चीज़, इम्प्लीमेंटिंग, इम्प्लीमेंटिंग होता है लागू करना, ठीक है। क्या मीनिंग देखिए इसके अंदर और दिए गए हैं, कल्टिवेटिंग तो खेती करना होता है, इनएक्टिंग होता है कानून लगाना कोई, ठीक है, लॉ से लॉज लगाते हैं हम लोग, ठीक है, अधिनियम वगैरह बनाते हैं। इंस्टिगेटिंग होता है किसी के साथ में बेसिकली बनता है किसी को डराना धमकाना वाला केस है, ठीक है। या फिर सेंटेंस के अंदर आता है कि यहाँ पे इंस्टिगेट होना, यानी कि किसी को ना कहते प्रोवोक का सेंस जो होता है वो निकल के चलता है, ठीक है। तो अब इसके साथ में इम्प्लीमेंटिंग आंसर क्यों है देख लीजिए एक बार, हिंदी भी समझ लीजिए। एक इनएक्टिंग है अधिनियम, खेती करना कल्टीवेट, और उकसाना क्या बनता है, इंस्टिगेटिंग, ठीक है। अब आंसर जो लगाया मैंने वो लगाया कौन सा, डी वाला, इम्प्लीमेंटिंग। देखिए सारे लॉजिक लगेंगे आपके सामने। अब 11 के साथ में इम्प्लीमेंटिंग क्यों लगाया देखते हैं। इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिव सोल्यूशन रिक्वायर कोऑर्डिनेटेड एक्शंस,
इफेक्टिव सॉल्यूशंस को लागू करने के लिए हमें सबका साथ चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इम्प्लीमेंटिंग लगाया। उसके बाद में वाइल प्रमोटिंग डैश प्रैक्टिसेस अमंग इंडस्ट्रीज, अब जरा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। प्रमोटिंग डैश प्रैक्टिसेस क्या कह रहे हैं भाई ये, ठीक है। प्रमोटिंग किस तरह की प्रैक्टिसेस, प्रमोटिंग बी ऑप्शन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, जिसमें बचाव किया जा सकता हो, ठीक है। केपेबल ऑफ बीइंग मेंटेन्ड एनवायरमेंटली, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चीजें खराब है तो उसको हमें बेटर बनाना है, तो सस्टेनेबिलिटी लानी पड़ेगी, उसको हमें बरकरार रखना पड़ेगा, अच्छे रूप में बनाए रखना पड़ेगा। बाकी क्या है, वायलेट होता है कि भाई उल्लंघन करना, इंस्टेबिलिटी भी होता है एक तरह से यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपके पास वॉलेटाइल का सेंस भी होता है कि आक्रामक, वॉलेटाइल क्या बनता है, आक्रामक, ठीक है। फिर आता है ट्रिवियल, ट्रिवियल होता है जो नाम मात्र होता है, जिसका कोई महत्व ही नहीं होता। कंज्यूमेबल होता है इसको उपयोग किया जा सके, इसको खाया पिया जा सके, ठीक है, समथिंग दैट कैन बी कंज्यूम्ड। तो ये तो दूर दूर तक कोई ऑप्शन नहीं लग रहे थे, तो इसलिए इसका आंसर मैंने क्या लगाया, सस्टेनेबल, ये रहा आंसर इसका 12 का। फिर चलिए अगले सेक्शन को देखिए। अगला सेक्शन आपके पास हिंदी अगेन एग्जाम्पल्स पर चाहिए मुझे आप लोगों से पूरे। अब अगला सेक्शन देख लीजिए, नंबर 13 के ऊपर बात करते हैं। नंबर 13 में याद है उसने कहा था सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, किसके विरोध में, उन लोगों के विरोध में जो कानून को तोड़ते हैं, ठीक है। वो कौन है लोग, सुनते हैं, क्या वो शिकारी हैं, क्या वो हड़ताल करने वाले लोग हैं, या वो वायलेटर्स हैं, या वो कल्टीवेटर्स हैं, या वो किसान हैं। तो भैया वायलेटर्स हैं, सीधी बात है, इस पर तो मुझे पैसेज भी ओपन नहीं करना है। ये शायद आपने पीछे मेरे साथ में समय मैंने कहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कानून को तोड़ते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो वायलेटर्स होते हैं वो, ठीक है। तो उसमें वाकई की मीनिंग मैंने आपको बताई दी है, दोस्त ब्रेकिंग रूल्स, ठीक है। तो उनके लिए पेनल्टीज लगाई गई हैं, ठीक है, ऐसा लगाने के लिए बात हुई थी पीछे पैसेज में, ठीक है। थीम समझ जाना तो पूरा पैसेज एक बारी में आ जाता है। 14 को देख लीजिए, 14 में आता है आपके पास, ऑप्शन देख लेते हैं एक बारी, लाइंस क्या लिखी थी उसके अंदर। आंसर तो मैंने लिखा है सिंबलाइजेस, अब सिंबलाइज तो चिन्हित करना, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या सिंबलाइज करता है, याद है उसमें लिखा था हमारे कल्चर को, ट्रेडिशन को ये सिंबलाइज करती है, ठीक है। यमुना नदी जो है ये केवल हमारे चिन्हित नहीं करती है भारत के एनवायरमेंटल हेरिटेज को, बट ऑल्सो सस्टेन्स द वेल बींग ऑफ काउंटलेस, ठीक है। वहाँ पे काउंटलेस लोगों की, कहते हैं ना कि उस पर जो निर्भर होते हैं उनको भी सस्टेन करती है, उनको भी बरकरार बनाए रखती है, ठीक है। तो देखिए लीजिए आप इसके अंदर ऑप्शन के अंदर जो मैंने लगाया, सिंबलाइज क्यों लगाया था, कि वो सिंबलाइज करती है, चिन्हित करती है, किसको, स्टैंड फॉर समथिंग इंपॉर्टेंट, या फिर यहाँ पे इसके इसमें क्या था, आइडिया ऑफ इंडिया एनवायरमेंटल हेरिटेज, ठीक है। बाकी की मीनिंग मैंने बता दिया आपको। अंडरमाइन बनता है कमजोर, ठीक है। इंटीग्रेट होता है कंबाइन कर देना, और इम्बाइब का मतलब होता है अब्जॉर्ब, ठीक है, यानी कि ग्रहण करना, ठीक है, जैसे नॉलेज होती है ग्रहण करते हैं, इम्बाइब करते हैं, ठीक है। अगले पे आ जाइए, सारे मीनिंग्स आ गए यहाँ पे। और आखिरी था, कौन लोग डिपेंडेंट थे उसके ऊपर, सारे लोग डिपेंडेंट थे, जीव जंतु इंसान, तो उसके लिए क्या लिखा जाएगा, पॉपुलेशंस। अब यहाँ पे पॉपुलेशन, आपको ऐसा पॉपुलेशन होता है, पॉपुलेशन तो होता नहीं है, तो यहाँ पे एनिमल, ठीक है, मरीन एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स, उनकी भी बात हो रही है, और ह्यूमंस की बात हो रही है। इनको अगर मैं मिला दूंगा तो ये दोनों में क्या बन जाएगा, मिल करके इसके अंदर, या फिर प्लांट लाइफ भी हो सकता है, ये हो जाएगा पॉपुलेशंस, ठीक है। ये अलग अलग प्रजातियां हैं, इसलिए पॉपुलेशन अलाउड है, ठीक है। अगर एक ही होती है, एक ही तरह की, तो पॉपुलेशन ही होता है, ह्यूमन पॉपुलेशन ही होती है, एनिमल पॉपुलेशन ही होती है, लेकिन ह्यूमन एंड एनिमल पॉपुलेशंस होती हैं, अलग अलग है ना, क्योंकि ये ध्यान रखना है। तो ये आंसर आपके पास आया ऑप्शन नंबर ए, ओके। तो बेटा ये तरीका था क्लोज टेस्ट करने का, ठीक है। इसके अंदर आपको पहले रफ रीडिंग करनी है, उसके बाद में फेयर रीडिंग के समय थीम समझते हुए फिर अपने आंसर लगाना है, और थोड़ी बहुत तो ग्रामर लगेगी बच्चों, ठीक है। ग्रामर में कमांड लाना पड़ेगा, न्यूज़पेपर पढ़ा करो, द हिंदू नाम से पेपर आता है, उसकी डेली रीडिंग करा करो, ठीक है। उससे धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट बनेगा, फिर से कहना धीरे धीरे करके, एकदम से एक दिन में कुछ नहीं होने वाला, लेकिन ग्रेजुअल अगर काम करते हो लगातार तो एग्जाम तक काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। चलो अगले हिस्से को देखा जाए। अगला हमारे पास क्या सेक्शन आता है, 16 से 25 तक हमारे पास दिया गया है। इसमें आता है हमारे पास फॉलोड बाय 4 ऑल्टरनेटिव, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, हमें करेक्ट विकल्प लगाना है इसके अंदर। देखें भाई क्या क्वेश्चन है, अरे ये तो बड़े प्यारे क्वेश्चंस आते हैं, ये ग्रामर वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसमें हमें दूसरे हाफ को पूरा करना था, आसान है ये तो। हमने सीखा था इनवर्स रिलेशनशिप का रूल, ठीक है, याद आ रहा है कुछ, इनवर्स रिलेशंस, ठीक है। ये रूल क्या था, ये कहता है कि द प्लस एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के साथ में कहता है ना एन लगता था, कंपेरेटिव में तो आर्टिकल नहीं आता था, सुपरलेटिव में द लगता था। लेकिन जब दो बदलाव दिखाए जाएं, जब दो रिवर्स चेंजेस दिखाए जाएं, तो हमें द के साथ में ही कंपेरेटिव डिग्री, ठीक है। उसके बाद में जब दूसरा आप लगाओगे फिर से आपके पास द के साथ में कंपेरेटिव डिग्री, ठीक है। एग्जाम्पल क्या दिया था मैंने कि जितना ऊंचा जाओगे तापमान उतना गिरेगा,
क्या लिखा, द हायर यू गो, ठीक है, द कोल्डर या द कूलर इट गेट्स। ठीक है, तो ये वाला नियम है वो जो आपको मैंने आर्टिकल्स में भी करवाया और मैंने आपको एडजेक्टिव्स में भी करवाया है। इसमें मैंने बताया कि जब आपके पास दो अलग अलग बदलाव एक साथ होते हों, इनवर्सली होते हों, एक रिवर्स ऑर्डर में होते हों, तो दोनों के लिए आपको आर्टिकल तो लगाना है, भले ही वो कंपेरेटिव डिग्री हो। इसके अलावा मैंने आपको एक और करवाया था, याद करो, जिसमें कंपेरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव बनवाते थे, जिसमें मैंने कहा था कि ही इज द बेटर ऑफ द टू बॉयज, ही इज द बेटर ऑफ द टू बॉयज। वैसे तो द बेटर होता नहीं सर, लेकिन यहाँ क्यों है, क्योंकि जब किसी इंसान की तुलना नंबर से कर देते हैं तो कंपेरेटिव डिग्री के लिए हम लोग द लगाते हैं। ठीक है, ये सारी बातें आपको मैंने क्लासरूम में इन ढंग से कॉपी में नोट करवाई हैं, पीडीएफ के से आपके पास जो आती हैं उनमें भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसमें अगर आपने मार्क गंवाए हैं बच्चों, तो भैया सोचना पड़ेगा फिर कि एनडीए की तैयारी कैसी हो रही है। ठीक है, यहाँ तो पूरे मार्क्स चाहिए थे मुझे, तो क्या लिखा, द हायर यू एम द मोर सक्सेसफुल यू बिकम। तो आंसर आप क्या लगाओगे सेंटेंस के अंदर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये पूरा डिस्क्रिप्शन आपके पास आ चुका है। ठीक है, फिर भी अगर आप में से किसी बच्चे को इसका और डिटेल चाहिए हो, मुझे आप क्वेश्चन बता दीजिएगा टाइप करके, उसका मैं आपको और डिटेल वीडियो दे दूंगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। शी कुडंट रेजिस्ट, वो रोक नहीं सकी अपने आप को क्या करने से, शी कुडंट रेजिस्ट लाफिंग एट हिज विटी रिमार्क्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जिरंड का सवाल आता है। ठीक है, सेंटेंस आता है शी कुडंट रेजिस्ट लाफिंग एट, लाफिंग एट एक फिक्स प्रीपोजिशन भी है। ठीक है, ऐसे ध्यान रख लो। ठीक है, लाफ एट होता है किसी की खुली उड़ाना, मॉक एट किसी का, खिल्ली उड़ाना है, हंसी है, मजाक उड़ाना किसी का। ठीक है, उसके अलावा जेस्ट एट, ये सारे मीनिंग किसके हैं, खिल्ली उड़ाने की, किसी का मजाक उड़ाने के। अब यहाँ पे क्या हुआ, शी कुडंट रेजिस्ट, रेजिस्ट के साथ में अब ऑब्जेक्ट चाहिए था, और ऑब्जेक्ट में क्या लगता है, जिरंड लगता है, यानी कि हमें नाउन चाहिए था। तो यहाँ पे लाफ एट नहीं रहेगा, ये किस में बन जाएगा, लाफिंग एट। ठीक है, ये ध्यान रखना, LUGHING। तो लाफिंग एट ये फिक्स फ्रेज हो गया। ठीक है, जिरंड के रूप में कन्वर्ट हो गया, हिज विटी रिमार्क्स। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा इसका, ये रहा, लाफ एट हिज। देखो यहाँ पे फर्क क्या बना, यहाँ पे लाफ्ड लिख दिया था, ये गलत हुआ। ठीक है, जिरंड में ईडी थोड़ा लगता है, टू लाफ एट नहीं होगा क्योंकि इन्फिनिटी की फॉर्म नहीं चाहिए हमारे पास, तो ऑब्जेक्ट में इन्फिनिटी नहीं लगेगा यहाँ पे, तो लाफ एट का इस्तेमाल करो आप। ठीक है, ये ध्यान रखे चलना है। तो आंसर मैंने इस वजह से क्या लगाया, बी। और ये कोई पैसिव वॉइस है नहीं जो मैं टू बी लाफ्ड लगा दूं, ये तो एक्टिव वॉइस की बात चल रही है। ठीक है, अगले को देखिए, सारे ऑप्शंस मैंने यहाँ पे डिटेल डिस्कशन दे रखे हैं यहाँ पे सारे के सारे लिख करके, लेकिन फिर भी आप इसको ध्यान रखना, लाफिंग एट जिरंड के एप्लीकेशन चाहिए। ठीक है, चलिए भाई अगला देखते हैं। नीचे राइट सेंटेंस येलो में है, एक बार आप क्रॉस चेक कर सकते हैं अपना राइट सेंटेंस को भी। ठीक है, चलिए भाई अगला ऐसा देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आता है आपके पास, इट वॉजंट अंटिल दे अनाउंस्ड हिज नेम, जब तक उन्होंने उसके नाम की घोषणा नहीं कर दी थी तब तक, ये चीज़ें ध्यान रखना। ठीक है, इट वॉजंट अंटिल दे अनाउंस्ड हिज नेम। अब अनटिल अनलेस के साथ में मुझे क्या चीज़ें पता है, मुझे ये पता है भाई कि अगर अनटिल लगता है या अनलेस लगता है तो उसके साथ में हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्लॉज लगाया जाता है। ठीक है, या फिर पास्ट इंडेफिनिट भी आ सकता है, लेकिन उसके लिए पूरा क्लॉज पास्ट टेंस में होना चाहिए था। ठीक है, तो अनटिल अनलेस के बारे में ये पता है कि इसके साथ में इंडेफिनिट टेंस चलता है, बस ये अच्छे से मुझे पता है। ठीक है, तो प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है। अनटिल होता है टाइम के लिए, अनलेस होता है जनरल कंडीशंस के लिए। ठीक है, उसके साथ में इंडेफिनिट चाहिए होता है, चाहे वो प्रेजेंट का हो या वो पास्ट का हो। ठीक है, वो फ्यूचर का नहीं हो सकता बस। ठीक है, और इसके पिछले क्लॉज में आपके पास अगर यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनेट लगा है तो यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनेट हो सकता है, फिर अगले में प्रेजेंट इंडेफिनेट लगाओ, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट है तो अगले में भी पास्ट इंडेफिनेट चाहिए होता है। तो इस तरह से आपके एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, अब देखो इट वॉजंट अनटिल, अब यहाँ पे डैट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब इसमें डैट मिसिंग है, मेरे को दूसरा क्लॉज जोड़ना भी तो है। मैंने ये तो सारी बातें मैच कर ली, अनाउंस हिज नेम भी मैच कर लिया, वॉजंट अनटिल भी मैच कर लिया, लेकिन साथ में मुझे ये भी तो पता चलना है कि भाई किस चीज़ से कनेक्ट करूंगा। ठीक है, कनेक्टर तो है नहीं बीच में, तो इट वॉजंट अनटिल दैट ही स्टूड अप टू एक्सेप्ट द अवार्ड। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है। तो यहाँ से क्या बनेगा, इट वॉजंट अनटिल दे अनाउंस हिज नेम दैट ही स्टूड अप, ठीक है, टू एक्सेप्ट द रिवॉर्ड, मतलब जब तक उन्होंने उसके नाम की घोषणा नहीं कर दी तब तक वो बैठा रहा, घोषणा करते ही वो खड़ा हो गया।
तो यहाँ पे आपके पास until के बाद में डैट का पेयरिंग होता है। कंजंक्शन का चैप्टर है, इसको रेफर करो, ठीक है। कॉपी में सेम सेंटेंस लिखा है हुआ आपकी कंजंक्शन चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे इट वॉज एन अंटिल वाला सबको समझ आया होगा। तो ऑप्शन आप क्या लगा के चलोगे इसके अंदर, डैट इज स्टूड अप टू एक्सेप्ट द अवार्ड, ए आंसर है। अब बाकी के ऑप्शंस क्यों नहीं है, इसको भी लॉ ऑफ एलिमिनेशन लगाओ। अंटिल के बाद में व्हेन नहीं आता, ठीक है। अंटिल के साथ में आपके पास डिड ही स्टैंड अप, को मैं एम्फेटिक सेंटेंस थोड़ा बना रहा हूँ, अफर्मेटिव सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का, हेल्पिंग आपके बिना बनेगा, ठीक है। अंटिल के बाद में एज नहीं आता, कंजंक्शंस ही गलत हैं पूरे पूरे, ठीक है। तो ये सारे आंसर्स अपने पास कंजंक्शन चैप्टर से निकल रहे हैं। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं, नंबर 19 पे। द मैनेजर ऑब्जेक्टेड टू, अब मैनेजर ने ऑब्जेक्ट करा, किस चीज को ऑब्जेक्ट करा, आंसर बनेगा टू हर लिविंग विदाउट परमिशन। देखो सेंटेंस के बाद में टू आता है, टू के बाद में बहुत सरल काम है ये, टू के बाद में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है, जिरंड से पहले कुछ और बातें ध्यान रखना, जिरंड के पहले हमारे पास पॉजेसिव एडजेक्टिव आता है। ये आपको सारी बातें डिटेल में बताई गई हैं, ठीक है। तो जिरंड के साथ में आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव लगता है, और अगर टू प्रीपोजिशन है तो उसके बाद में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन चाहिए होता है। टू क्या आपके पास एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के साथ में आपको क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। कहानी खत्म यहीं पे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो भैया सेंटेंस के अंदर बना सब आपके पास नॉमिनेटिव प्रोनाउन, नॉमिनेटिव बना आपके पास शी, फिर बनाया मैंने जी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मेरे प्यारे बच्चों, इसके लगाया मैंने हर, फिर मैं चला गया पोजेशन के ऊपर, पोजेसिव एडजेक्टिव अगर आता तो फिर हर लिखा होता, लेकिन साथ में नाउन लगाया होता, और उसके बाद में आ जाता पोजेसिव प्रोनाउन जो भी नाउन के बिना बनता है। इसमें नाउन नहीं आता, ये होता है हर्ज, लेकिन नाउन के बिना होता है, ठीक है। ये सारी बातें आपको मैंने क्लास में करा रखी हैं डिटेल में, ठीक है। तो अब बताओ क्या लगाओगे सेंटेंस में, हर लगाओगे कि ना लगाओगे। देखो ये तो इसमें ये गलत हो गया, ठीक है। हर लीविंग होगा, इसके तुरंत बाद जिरंड चाहिए, हर टू लीव नहीं होगा ये, ठीक है। शी टू लीव नहीं होगा, ये इसमें एरर्स हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लगेगा, जनरली आफ्टर प्रीपोजिशन पॉजेसिव फॉर्म लगता है, ठीक है। अगर नाउन है तो यहाँ पे नाउन है तो आपके साथ में पॉजेसिव एडजेक्टिव चाहिए था, ठीक है। तो आपके पास क्या लग के चलेगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव वाला पेयरिंग, या तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगा दो, ठीक है, या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा दो। तो यहाँ पे हर लीविंग का सेंस होगा, ठीक है। जिरंड के साथ में क्या सीखा, देखो दो तरह से बताया ना इस रूल को मैंने, दो तरह से आंसर निकाल सकते थे। अगर इसको मैं जिरंड मानता हूं तो जिरंड से पहले कौन लगता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, दो तरह से आंसर बन रहा था मेरे पास। अगर ये जिरंड होता तो इसके पीछे क्या लगता, पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि भाई जिरंड भी तो प्रकार का नाउन ही होता है, और क्या होता है। मैंने तो आपको दो दो हथियार दे रखे हैं बच्चों, कौन सा हथियार चलाना है ये आपके ऊपर है, ठीक है। हथियार तो दो हैं आपके पास, दोनों में से कोई भी काम कर सकते थे आप, ठीक है। आप इसको आंसर को निकालने के लिए आप अपना जिरंड के एप्लीकेशन से निकाल सकते थे, और चाहे तो आप ऑब्जेक्टिव टू के बाद में प्रिपोजिशन के बाद में जो लगता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, उसके थ्रू आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। तो बस रीड करना आपको आना चाहिए, पेपर के अंदर आंसर सारे तैयार है, कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो मैंने छोड़ी हो, कोई ऐसी चीज है ही नहीं, ठीक है। बस आपको प्रैक्टिस लगानी है। तो क्या लगा के चलना है, द मैनेजर ऑब्जेक्टेड टू हर लिविंग विदाउट परमिशन, ये केस बनता है। चलिए अगले पे आ जाइए। सेंटेंस में देखिए ही बिहेव्ड, ठीक है। अब मुझे ये चीज अच्छे से पता है भाई कि एज इफ या एज दो के साथ में जब इमेजिनेशन होती है तो बच्चों इसके साथ में लगता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, हिंदी होती है ना मानो की, ऐसे बना करके। तो आंसर क्या लगाओगे, सी। को सर यहाँ पे तो वर्ड लगा दिया, ही के साथ तो वॉज लगता है ना मेरे प्यारे बच्चे, कंडीशनल सेंटेंस है। इफ के साथ में बेटा आपने V2 लगाना सीखा था ना, और इसमें आपने मेरे साथ बी की फॉर्म सीखी थी। बी अगर V1 है तो बच्चा जी वर्ड जो था मेरे पास वो V2 था नहीं, फिर मैंने बीन पढ़ाया था ना आप लोगों को, जिसके अंदर मैंने इसको V3 बनाया था, और फिर बींग की फॉर्म का एग्जाम्पल बहुत सारे भर भर के दिए थे, कहा था ये ING फॉर्म होती है। तो ये वाला वर्ड है अगर मैं राजा होता वाला, इफ आई वर अ किंग वाला रूल है बच्चों ये। तो इस तरह से ध्यान रखे चलो, ठीक है। तो क्या लिखना है, एज ए वैस दो के बाद में आपके पास हाइपोथेटिकल सेंस आती है, अनरियल सिचुएशन आती है, इमेजिनेशन आती है, सब्जेक्टिव क्लॉज होता है। कहाँ पढ़ दो खतरनाक भाषाओं में, सीधा याद रखो मुझे V2 लगानी है, ठीक है। और V2 में सावधान रहना, कभी यहाँ पे वर्ब जो कहीं काट करके आ जाओ, वर्ब भी तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो सकता है कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर, ठीक है।
तो ये अप्रोच लगाना था मेरे बच्चों। तो ये आपके पास डायरेक्ट स्कोरिंग है इसमें तो आपके मार्क्स छूटने ही नहीं चाहिए थे। चलिए नंबर 21 पे आते हैं, रेयरली वाला केस है। अब यहाँ पे इन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, याद है इन्वर्जन, एडवर्ब्स का इन्वर्जन टेंसेस में ही करा डाला था मैंने तो, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें क्या हुआ था आपके पास कि अगर मैं एडवर्ब से शुरू करता हूँ, उसके बाद में मेरे को अपना हेल्पिंग अब लगाना पड़ेगा, फिर सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। और आपको ये भी पता है हार्डली, रेयरली, बेरली के बाद में व्हेन और देन का डिफरेंस भी पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है। तो अगर रेयरली से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के हिसाब से आप इन्वर्जन करोगे, और इसके अंदर आपके पास जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा बी वाला, ठीक है। रेयरली डज ही गो टू बेड बिफोर मिडनाइट, शायद ही कभी वो आधी रात से पहले सो जाता हो, ठीक है। ये इसका हिंट है, और ये आपका इसका फॉर्मूला है, ठीक है। इसको इन्वर्जन बोलते हैं, ठीक है। डिटेल आपके पास आपकी नोटबुक में है, एप्लीकेशन के बच्चों को भी डिटेल में मैंने इसको सारा कुछ करवाया हुआ है, ठीक है। आपको उसको ओपन करके याद करना है, ठीक है। चलिए बच्चों एग्जाम्पल देख लीजिए, अदर ऑप्शन इनकरेक्ट हैं क्योंकि वो इन्वर्जन नहीं बता रहे हैं, तो रेयरली डस का इस्तेमाल करेंगे आप, ठीक है। चलिए भाई अगला सवाल देखा है, अगला आता है दिस इज द गैजेट। अब जब मैं बात करता हूं यह वह गैजेट है, जो कि जब हम पर्टिकुलर का सेंस देंगे तो हमारे पास झगड़ा चलता है, सर कौन सा लगाऊं, विच लगाऊं या डैट लगाऊं, ठीक है। इनके बीच में अगर एसेंशियल इंफॉर्मेशन है तो डैट लगाऊंगा, और अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है तो मैं विच लगाऊंगा। और एसेंशियल डिटेल के लिए मुझे दिस का एक यहाँ पे हिंट मिल रहा है कि यह वह पेन है, यह वह गैजेट है, यह वह क्लासरूम है जिसमें, समझे, तो डैट का इस्तेमाल। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है दिस इज द गैजेट दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, ये वो गैजेट है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। रिलेटिव प्रोनाउंस देख लो, सेम चीज है, बस वहां पे एग्जांपल क्या रखा था, आप नोट ओपन करके देखना, दिस इज द पेन लिखा हुआ था, इतना ही फर्क है। ये पेपर मैंने नहीं बनाया हुआ है, ये हमारे एसएमई बना के देते हैं, लेकिन देख लो आपके पेपर में कितना इंपॉर्टेंस है इसका, ठीक है। मैं तो इसको सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे आपके लिए, जैसे आपने फर्स्ट टाइम देखा, मैंने भी पेपर फर्स्ट टाइम देखा था, लेकिन पॉइंट ये आया कि एग्जाम पैटर्न का बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल लग रहा है, एनडीए में ऐसे सवाल आता है, ठीक है। तो जरा ध्यान से करना है इस चीज़ के बारे में, ये वो सवाल हैं जो बार बार आते हैं। और देखो हमारे जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होते हैं कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, टीचर्स ही होते हैं सारे के सारे लोग, ठीक है, और हमारे बराबर की नॉलेज रखते हैं। तो बस ये ध्यान रखना कि हम आपके सामने कैमरे के आगे खड़े हुए हैं, हमारे कैमरे के पीछे हैं, हमारी एक टीम बनती है पूरी, ये लोग बनाते हैं पूरे पेपर्स, टीचर्स मतलब सब लोग मिलते हैं, आपस में बैठ करके हम लोग पेपर डिज़ाइन करते हैं, लेकिन फाइनल डिज़ाइनिंग तो भैया इनकी होती है, इनको भी ये वाला रूल इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है। तो बड़ा सावधानी से करना है इस चीज़ के बारे में, ये सारे रूल्स को कॉपी में टिक करो, कहाँ ढूंढो, मैंने नोट्स में लिखवाए हुए हैं, इनके ऊपर पूरा ढंग से स्टडी करके याद करके लिखो इसे, ठीक है। ऑल्दो के बाद में येट लगता है या कॉमा लगता है, एडवर्सेटिव नेचर होता है इसका, एक हिस्सा पॉजिटिव एक हिस्सा नेगेटिव होता है, ठीक है। ऑल्दो शी वॉज प्रिपेयर्ड, ठीक है, उसके बाद कॉमा दिया, शी कुड नॉट हेल्प फीलिंग नर्वस, शी कुड नॉट हेल्प बट टू फील नर्वस, शी कुड नॉट हेल्प बट फीलिंग नर्वस, फिर लिखता है शी कुड नॉट हेल्प टू फील नर्वस, तो आंसर ए लगेगा, शी कुड नॉट हेल्प फीलिंग नर्वस, हमें तो ऑब्जेक्ट चाहिए था, ठीक है। हेल्प के बाद में वर्ब के बाद में तो अब ऑब्जेक्ट लगाना है बेटा तुम्हें, और ऑब्जेक्ट में कौन बैठा हुआ है, जिरंड बैठा हुआ है। फाइनाइट नॉन फाइनाइट का चैप्टर है बच्चा, नॉन फाइनाइट के 3 पार्ट्स पढ़ाए थे आपको मैंने, पार्टिसिपल पढ़ाया था, इन्फिनिट पढ़ाया था, जिरंड पढ़ाया था, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स का इस्तेमाल करो, कुड नॉट हेल्प इज ऑफन फॉलोड बाय अ जिरंड, फीलिंग नर्वस, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है, ऑप्शन ए इसलिए करेक्ट आंसर माना गया है, राइट। चले जी अगला देखें, एज सुन एज, अभी थोड़ी देर पहले बात चली थी अनटिल अनलेस को लेकर के, उसी के साथ में ही बात हुई थी हमारे पास, यूज ऑफ एज सुन एज, ठीक है, इसको बोलते हैं शीघ्र ही, ठीक है। उसी तरह से बेटा हमने बात करी थी एज लॉन्ग एज, जब तक और तब तक का सेंस दिया था इसने, ठीक है। एज फार एज, जहां तक का सेंस दिया था, इन सभी के साथ में इंडेफिनेट लगाने के लिए कहा था, नॉट लगाने से मना कर दिया था, फ्यूचर इंडेफिनेट लगाने से मना कर दिया था, ठीक है। तो बस ये चीजें ध्यान रख के चलो, ध्यान से फोकस करके चलना, ठीक है। तो एज सुन एज वी अराइव्ड, ये हिस्सा आपके पास पास्ट इंडेफिनेट का, तो अगला हिस्सा भी पास्ट का ही होगा, द कॉन्सर्ट। अब कॉन्सर्ट क्या हुआ था, हैड बिगन वाला केस हुआ था, तो यहाँ पे एज सुन एज के बाद में तो इंडेफिनेट आ चुका, यहाँ पे कौन सा एक्शन हुआ और एक पुराना एक्शन कौन सा हुआ, एक अभी हाल फिलहाल में पूरा हुआ और एक और पुराना एक्शन। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, एज सुन एज के साथ तो इंडेफिनेट टेंस आ गया,
कॉमा दिया हुआ है। अब एज सुन एज क्या मतलब होता है, ज्यों ही और त्यों ही। तो यहाँ पे आपके पास क्या बनता है, एक टाइमलाइन बना के चले। इस टाइमलाइन पे भाई पहले एज सुन एज से शुरू हुआ है, होने दीजिए, इनडेफिनेट है। पहला एक्शन क्या बना वहां पे पहुंचने का, एज सुन एज वी अराइव्ड। दूसरा एक्शन क्या था, कॉन्सर्ट स्टार्ट हो गया था। तो कॉन्सर्ट जो था आपके पास वो पहले स्टार्ट हुआ होगा, हम बाद में पहुंचे। मीनिंग क्या निकला, कॉन्सर्ट पहले स्टार्ट हो गया, हम बाद में पहुंचे। तो जो कॉन्सर्ट की बात थी, कॉन्सर्ट तो गया भाई किसमें, परफेक्ट में, ठीक है। और जो अपना एज सुन एज वाला पार्ट है, रीच करने वाली बात है हम लोग, ये गया आपके पास इनडेफिनेट में। अब सिर्फ इतना फर्क पड़ा हुआ है, एग्जामिनर ने इसको उल्टा लिखा हुआ है। लिखता कैसे, द कॉन्सर्ट हैड स्टार्टेड एज सुन एज वी रीच्ड, द कॉन्सर्ट हैड स्टार्टेड एज सुन एज वी रीच्ड। बस एग्जामिनर ने क्या करा, ये हिस्सा क्लॉज ऊपर चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, कंजंक्शन से शुरू कर दिया। तो अब आप क्या लगा के चलोगे, भाई कोई दिक्कत नहीं है, आपने ये हिस्सा पहले लिया है, ये हिस्सा बाद में ले गए, ठीक है। और वो नीचे हुआ है, यहाँ पे एज सुन एज के बाद में इंडेफिनिट तो लग गया उसका, अगला ऐसा परफेक्ट में चाहिए था, ठीक है। एक पुराना एक्शन और एक उससे भी पुराना एक्शन, ऐसे बना करके, ठीक है। एक अभी पहले ही खत्म हो गया था एक्शन और एक हाल फिलहाल में खत्म हुआ, ऐसा भी याद रख सकते हो। दोनों तरह से आपको परफेक्ट टेंस सिखा रखा, मैंने इंडेफिनिट भी सिखाया हुआ है। तो आंसर क्या लगा होगा इसका, अपना आंसर नंबर ए, ठीक है। चलिए भाई अगला देखते हैं। शी प्रिटेंडेड, अब प्रिटेंडेड भाई एज एफ एज दो के बाद में फिर से सेकंड फॉर्म या पास्ट टेंस चाहिए। तो अभी तो मैं इस पर काफी कुछ बोल चुका हूँ, एज एफ शी वर द डायरेक्टर, इस पे तो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है, ठीक है। तो ये आपके पास बी ऑप्शन बना है। 50% काम हो चुका है। अब आते हैं 26 से 30 तक, देखते हैं। शॉर्ट पैसेज है, पैसेज के अंदर मैं आपको आंसर्स दूंगा, ठीक है। और अगर आप कहोगे तो मैं आपको अलग से सेपरेट वीडियो बना करके, जैसे पिछले टेस्ट में किया था सेम, मैं यहाँ पे आपके लिए एक सेपरेट उसका एनालिसिस दे दूंगा, ठीक है। लेकिन इसमें टाइम सेव करना है, बहुत लंबी वीडियोस बन जाती है, फिर आपको और सब्जेक्ट्स की भी स्टडी करनी होती है। तो इसलिए पैसेज को मैंने क्या करा है, हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है पूरा, आपकी सहूलियत के लिए हिंदी में पूरा पैसेज मैंने कन्वर्ट कर दिया है। आप इस पैसेज को रीड ध्यान से कर सकते हो। मैंने आंसर्स आपके साथ में लगा दिए हैं, चेक्ड आंसर्स हैं, ठीक है। अब पूछते हैं व्हाट इज द प्राइमरी स्ट्रेटेजिक पर्पस ऑफ आईएनएस, ठीक है, अलीगढ़ एज हाईलाइटेड इन द पैसेज। तो अगर आप देखो इसमें प्राइमरी पर्पस क्या था, अगर आप लाइन लगा लो, इंडिया सेकंड न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन सिंबलाइज द क्रिटिकल स्टेप इन स्ट्रेंथनिंग नेशन स्ट्रेटेजिक डिटरेंस कैपेबिलिटीज, ठीक है। एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल है, ठीक है। इसकी सबमरीन जो है कमीशन हुई थी क्वाइटली, ठीक है, प्रिजर्व ऑपरेशनल सीक्रेसी, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ऑप्शन देखो यहाँ से आपके पास, ये कोई लाइन दिख रही है यहाँ पे, आर्म विद एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल केपेबल ऑफ कैरिंग, ठीक है। सब चीजें यहाँ पे मेंशन हो रखी हैं आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ही। तो देखो यहाँ पे सवाल बी आंसर, सेकेंड स्ट्राइक केपेबिलिटी, ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने आपके लिए अभी अंडरलाइन करा है यहाँ पे, ये सेकेंड स्ट्राइक केपेबिलिटी वाला, ठीक है। ये देखो सारी लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, ये रहा, ठीक है, दिख रहा है। एनहांसेस इंडियाज नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी बाय इंस्टिंग अ सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, मतलब हम हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो हम पे हमला करते हैं तो हमारी ये जो वेसल है ये दूसरा वापस जवाब भी हमला कर सकती है, ठीक है। इसलिए मैं इसको रीड नहीं कर रहा हूँ, आपके लिए टाइम बचा रहा हूँ आपका थोड़ा सा। ये आप इस चीज़ को देखोगे, ध्यान से स्टडी करोगे, आंसर अगर आपके मैच ना करे तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए बाकी पैसेज सीखना है तो विज्ञान मंत्रा सेशन में आ जाओ, वहाँ मैं फिर से सिखा दूंगा आपको, ठीक है। चलो भाई अगला देखिए, 27 पे आते हैं। व्हाट रीजनल चैलेंजेस आईएनए अलीगढ़ एड्रेस अकॉर्डिंग टू द पैसेज, मतलब वो बात करते हैं यहाँ पे राइजिंग टेंशंस एंड टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडो पैसिफिक। मतलब हम देखते हैं ना श्रीलंका और इंडिया के चलते हैं झगड़ा, इंडिया चाइना का झगड़ा चलता है पानी को लेकर के, वो इंटरनेशनल वाटर्स में लेकर के, तो उसको ये कम करने के लिए रखाई गई है टेंशन जो है वो, इस वजह से इसको रखना पड़ा क्योंकि टेंशन बढ़ती जा रही है दोनों के बीच में, ठीक है। तो आंसर 27 का बी लगाया है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, which of the following best describe the dual role of INS अलीगढ़ as stated in the passage। अब dual role पे आ जाओ, देखो वर्ड कहाँ मिला, dual role, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं डुअल रोल लिखा होगा, बैकड्रॉप राइजिंग टेंशन वाली बात तो इंडो पैसिफिक वाली आ गई, ठीक है। उसके बाद देखिए फर्दरमोर सबमरीन बोस्टर्स इंडियाज पोजीशन इन मेंटेनिंग पीस एंड स्टेबिलिटी इन द इंडियन ओशन, ठीक है। इस तरह से देखना, एक तो इसका मतलब है कि भाई टैकल करना है दुश्मन को, और दूसरा ये पीस भी स्टेब्लिश करना है, ठीक है। ये डुअल रोल हो गया, ठीक है। डिप्लोमेटिक बैलेंस भी लगाना है और डिफेंसिव भी रहना है, ठीक है। देखो सामने आंसर्स हैं आपके, ठीक है। तो ये रीजन था, तो ऐसा इसको मैं जल्दी जल्दी में निपटा रहा हूँ आपका, फिर भी कोई दिक्कत तो मुझे बताना। आंसर मैंने क्या रखा है, सी, सॉवरेनिटी एंड अपहोल्डिंग मैरीटाइम नॉर्म्स, इसका आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए अगला,
29 पे बी आंसर बन रहा है इसका, ठीक है। व्हाट की रिक्वायरमेंट इज एम्फोसाइज फॉर सस्टेनिंग न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन फ्लीट, क्या जरूरत पड़ेगी हमें उस चीज़ के लिए, तो वो इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा भाई, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन एडवांस टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब हमें वहाँ पे ढांचा खड़ा करना पड़ेगा पूरा, कि भाई किस तरह से वहाँ पे हम लोग अपनी चीज़ों को बनाएंगे, अपग्रेड्स करेंगे, उन सब चीज़ों के लिए हमें वहाँ पे चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर है इसके अंदर। उसके बाद में अगला आपके पास आ गया नंबर 30, the border signifies what border signifies what border significance does INS Arigat hold for India beyond military, तो भाई beyond military क्या था उसके पास, ठीक है। सी रहा, strengthen India's self reliance and strategic deterrence, इसका आंसर है, ठीक है। साफ साफ पैसिव लाइंस मेंशन रहेंगे, आपको सर्च करना है। मैंने आपको इसमें स्कैनिंग और स्किमिंग तकनीक के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। ये मैंने आपको क्लासरूम में भी बताया है, ये मैंने आपको ऑफलाइन में भी बताया है, और ये मैंने आपको वाईटी पे भी बताया है, और ये मैंने आपको एप्लीकेशन पे भी बताया है, सब जगह पे काम कवर करा रखा है, ठीक है। तो आप उसको प्लीज़ एक बार देखिए, सारी वीडियोस अवेलेबल हैं वहाँ पे विज्ञान मंत्रा सीरीज के अंदर, उसको अच्छे से एनालाइज करिए। चलिए भाई अगले सेक्शन पे आ जाते हैं। सेंटेंस में आता है आपके पास 4 ग्रुप्स दिए हुए हैं, ऑप्शन ऑपोजिट देना है भाई, इस बारी ऑपोजिट वर्ड निकालना है। तो चलो शुरू कर देते हैं। आपके पास कहते हैं द असिस्टेंट रोल इन द प्रोजेक्ट वॉज इंटायरली सब्सिडरी। सब्सिडरी का मतलब क्या होता है, उप होता है। सब्सिडरी का मतलब होता है सेकेंडरी, लेस इंपॉर्टेंट। जैसे कहते हैं कि एक कंपनी में मैनेजर होता है, एक असिस्टेंट मैनेजर होता है, ठीक है। एक मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, एक डेप्यूटी है, जैसे एक प्राइम मिनिस्टर एक डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है, एक चीफ मिनिस्टर एक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, ऐसे बनाए। प्रेसिडेंट एक डेप्यूटी आपके पास चला गया है ना, उपराष्ट्रपति बन गए। तो जो उप वाले होते हैं हमेशा उनके पास अधिकार कम होते हैं, ठीक है। उस तरह से ध्यान रखना है। सब्सिडरी का मतलब होता है सेकेंडरी रोल निभाने वाला, तो इसका मतलब हमें ऑपोजिट देना है बच्चों, ये मत भूलना। यहाँ से गलतियां शुरू हो जाती हैं, हमें ऑपोजिट लगाने होते हैं, हम लगा के सिमिलर वर्ड आ जाते हैं। तो ऑपोजिट में क्या बनता है, एसेंशियल आवश्यक। जो मैनेजर है वो आवश्यक रोल में निभाता है, उसका सबॉर्डिनेट उसका जो सहायक है वो कम इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो इसलिए आंसर क्या बनेगा, एसेंशियल यानी कि अति आवश्यक, ठीक है। बाकी के जो मीनिंग है, ऑक्सिलरी रिफर्स टू समथिंग एडिशनल, ठीक है। आपके घर में केबल है, उसमें आपने ऑक्सिलरी केबल जोड़ दिया, आपने उसको और लंबा कर दिया, ठीक है, तो एडिशनल हो जाता है। उसके बाद में माइनर होता है, छोटा नाप के पात्र, उम्र में कम भी होता है तो माइनर भी होता है, लेकिन माइनर का मतलब हल्का फुल्का, जरा सा लेस इंपॉर्टेंट, ट्रिवियल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसे ध्यान रखना है। तो इसलिए आपके पास सबऑर्डिनेट में लोअर इन रैंक वाली बात आई थी, अभी बताया था, इसलिए आंसर जो बनेगा वो चार्ली बनेगा, सी बनेगा इसका राइट आंसर, ठीक है, 31 का। चलो भाई अगला देखो, बाकी सारे मीनिंग यहाँ पे हैं बच्चों मेरे, ध्यान से इसको पेयर करना। ये पेपर है और साथ में सोल्यूशन में इतना डीप जाकर मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ ताकि अगर ये वर्ड्स एग्जाम में आ जाएं तो कोई भी कमी नहीं रहे इनको याद रखने में, ठीक है। ये पूरे पूरे मार्क्स मुझे आपसे चाहिए अगर ये पेपर में आ जाते हैं तो, ठीक है। देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी कि कितने इसमें से हमारे पास कॉन्सेप्ट्स पेपर में रिपीट होते हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है 80% इसमें से कॉन्सेप्ट्स आपके पेपर में रिपीट होने वाले हैं, ठीक है। बहुत ज़रूरी बना है और बहुत प्यारे पेपर बने भाई ये, ठीक है। मज़ा आता है इन्हें सॉल्व करते हुए भी, कितना बढ़िया काम करा है हमारे एसएमई डिपार्टमेंट ने। अगले पे आ जाते हैं। यंग मंक्स, मंक्स जानते हो ना, भिक्षु होते हैं। यंग मंक्स क्या होते हैं, भिक्षु। डिस्प्लेड अ रेवरेंशियल, रेवरेंशियल मतलब होता है डिमेनर इन द टेम्पल। रेवरेंशियल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यहाँ पे रिस्पेक्टफुल। जब हम जाते हैं कहीं पे मतलब बिल्कुल अच्छे से काम, बिल्कुल हाथ पैर जोड़ करके साफ सुथरे ढंग से बैठे होते हैं, है ना। मस्जिद में, मंदिर में, टेम्पल में, गुरुद्वारे में कैसे लोग कितना शिष्टाचार से बैठे होते हैं, तो रेवरेंशियल, क्योंकि सम्माननीय तरीके से बैठे होते हैं, स्पेशली इन रिलीजियस और स्पिरिचुअल कंटेक्स्ट, ठीक है। ऑपोजिट क्या बनेगा, सेक्रिलिजियस। सेक्रिलिजियस होता है किसी के विरोध में बोलना, धर्म के विरोध में बोलना, ठीक है। तो सेक्रिलिजियस इसका आंसर बनेगा, क्योंकि ऑपोजिट देना है दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसलिए यहाँ पे आपके पास बी आंसर बनेगा। बाकी की मीनिंग क्या, डिलेंटे का मतलब होता है सेंटेंस के अंदर सुपरफिशियल इंटरेस्ट इन आर्ट्स एंड नॉलेज, मतलब उसको कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं है, हल्का फुल्का ज्ञान है, लेकिन फिर वो दिखावा करता है कि उसको बहुत ज्ञान है, तो वो डिलेंटे होता है, ठीक है। उसके ऊपर बनता है आपके पास अपने पास कॉन्सिक्रेट, इसका मतलब बनता है किसी अपवित्र करना चीज़ को डिवाइन पर्पस के लिए, उसको कहना है समथिंग सेक्रेड और डेडिकेटेड टू अ डिवाइन पर्पस, ठीक है। तो ये आपके पास कॉन्सिक्रेट का सेंस आता है। उसके बाद में अगला आपके पास आ गया डिवाउट, भक्त होता है। हमें तो ऑपोजिट देना है ना दोस्तों, हमें तो क्या करना है, ऑपोजिट देना है। ये तो सिमिलर मीनिंग्स हो गए। किसके सिमिलर मीनिंग हो गए, रेवरेंशियल के सिमिलर मीनिंग हो गए। उसी का तो हम लोग पायस बोलते हैं, ठीक है। इसको तो हम लोग क्या बोलते हैं, PIOUS, पायस, पवित्र, होली, ऐसा लगाते हैं। तो वही चीज बनता है, होली, पायस, कॉन्सेंट्रेट, ठीक है, डिवाउट, ये सारे मीनिंग्स आते हैं, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना बी के साथ में। ऑपोजिट में क्या बनेगा, ब्लास्फेमी बनेगा, धर्म के विरोध में बोलना किसी के, वो बनेगा। ब्लास्फेमी के बराबर होगा सेक्रिलिजियस,
ये ब्लास्फेमी के बराबर होता है। ठीक है, चलिए देखिए अगला वर्ड क्या दिया हमारे को। अगले वर्ड पे आते हैं, इल्यूजनरी, भ्रामक, काल्पनिक, इल्यूजन, भ्रम, आंखों का धोखा, मिराज, इसको हम ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो अब ऑपोजिट क्या बनेगा भैया, देखो जो बोगस होता है नकली होता है, फैंसीड होता है जो काल्पनिक होता है, ठीक है, डिसेप्टिव भी नकली होता है, आंखों का धोखा, असली, जेन्युइन, ऑथेंटिक, रियल, ये सारे वर्ड्स हैं। ठीक है, तो किस पे जाओगे, ए आंसर लगाओगे, इसका ऑपोजिट देना है, बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, तो इल्यूजन मतलब होता है समथिंग इल्यूजन और नॉट रियल। अनरियल भी बोलते हैं, जो ऑथेंटिक होता है वो रियल होता है, तो हमें तो ऑथेंटिक मतलब जेन्युइन पे जाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी के सारे मीनिंग मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, हिंदी आपको चाहिए तो ये लीजिए, सबकी हिंदी आ गई। बोगस के मतलब नकली या जाली, काल्पनिक होता है फैंसीड, रेफर्स टू इमेजिनेशन, डिसेप्टिव होता है गुमराह करने वाला या गलत धारणा देने वाला। ठीक है, ये सारे मीनिंग आपके पास पहुंच गए हैं। चलें बेटा अगला देखिए, नंबर 34, द मोमेंट शोड रिसर्जेंट एनर्जी आफ्टर ईयर्स ऑफ डिक्लाइन। रिसर्जेंट, री मतलब होता है रीसरफेस, री से मतलब होता है दोबारा, ये तो रूट सीखा आपने। सर्जेंट, सर्जेंट मतलब होता है एक सरफेस वापस रीसरफेस कर देना। ठीक है, वापस सामने आ जाना, थोड़े दिन के लिए गायब हो गया था, वापस आ गया। ठीक है, तो इस चीज क्या बनता है, रिसर्जेंट एनर्जी आफ्टर इयर्स ऑफ डिक्लाइन। डिक्लाइन होता है गिरावट। ठीक है, बहुत सालों की गिरावट के बाद में उसमें एक नया रिजुवनेशन आया, एक नया सृजन आया, एक नया जीवन फूंक दिया गया। तो अब इसको ऑपोजिट देना था, डी आंसर लगना चाहिए था इसके साथ में। ठीक है, रिसर्जेंट अगर मान लो एक पुनः जीवन होता है, रिवाइव होता है, तो ऑपोजिट में किसको डालना है भाई, ऑपोजिट में वेनिंग होगा, मुरझाता हुआ, रंग उड़ता हुआ, फेडिंग, वेनिंग, जैसे फूल ने मुरझा जाते हैं, वेन कर जाते हैं, तो वो सेंस बनता है मुरझाने वाले। ये आपको मैंने वन वर्ड सेशन के अंदर करवाया हुआ है, वेनिंग वर्ड आया था, वेन, WANE और VAIN, ये सारी वाली बताएंगे, VEIN वाली पूरी बातें बताई हैं। ये जो आपके पास शॉर्ट्स बनती है ना मेरी, आपने देखी होंगी शायद, तो उन शॉर्ट्स के अंदर मैंने इसके ऊपर पूरा ढंग से एक पूरा शॉर्ट बनाया था 1 मिनट का, उसमें आपको VEIN VANE इन सब के ऊपर पूरी डिटेल बताई है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से रखिए, उसको नोटिस करिएगा। ठीक है, तो क्या बनता है आपके पास कि यहाँ पे थ्राइविंग या फ्लरिशिंग। ठीक है, रिबाउंडिंग मतलब बनता है इंडिकेटिंग रिकवरिंग, तो वही सारे पॉजिटिव हो गए। वेनिंग रिफर्स टू क्राइंग और लेमेंटिंग, तो इसलिए यहाँ पे आपके पास अगर वेलिंग बोलूंगा, WAILING, तो रोना होता है, तो क्राई होता है, तो इंसान रो रहा है। ठीक है, विलाप कर रहा है। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास रिसर्जेंट है, एक नया जीवन बन रहा है, तो ऑपोजिट क्या बनेगा, जीवन खत्म हो जाना। ठीक है, एंड बन जाता है, डेथ बन जाता है, यानी कि मृत्यु का सेंस आ जाता है। ठीक है, किसी चीज के ना मुरझा जाने का सेंस बनता है यहाँ पे, तो इसकी स्पेलिंग में क्या आता है, WANING, डी आंसर बनेगा इसका। ठीक है, बहुत ध्यान से करना। वाइनिंग का मतलब होता है रोते रहना, बात बात पे शिकायत करना, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, ये चाहिए, वो चाहिए, तो पीपल आर ऑलवेज वाइनिंग, ऐसे लगाते हैं, शिकायत ही करते रहते हैं, तो वही वेलिंग का सेंस बन जाता है, WAILING वाला। ठीक है, चलिए भाई अगले वर्ड को देख लीजिए, सारे मीनिंग है यहाँ पे। ठीक है, हिंदी देख लीजिएगा ध्यान से। अगला आता है आपके पास 35, रिस्ट्रेंट, रोकना, किसी पे प्रतिरोध लगाना, रोकना, आगे नहीं जा सकते, नॉट अलाउड टू गो। ठीक है, ये चीज है, तो ही मेंटेन रिस्ट्रेंट ड्यूरिंग द हीटेड डिस्कशन, उसने अपना संयम बांधे रखा, वो नहीं कूद गया लड़ने उससे, उसने अपना संयम, अपना धैर्य बांधे रखा। जैसे हमारा सोल्जर कहता है, हम कहते हैं भाई सुधर जाओ पाकिस्तान, एक बारी को मान जाओ, हम लोग रिस्ट्रेन दिखाते हैं, संयम भी दिखाते हैं, अपने आप को रोकते हैं, लेकिन जब तुम गोला दागोगे तो हमसे 10 गोले खाओगे यार, है ना, वो चीज़ है। तो वही होता है, जब पिटते हैं तो फिर रोने बैठ जाते हैं, तो वो चीज़ बनता है कि इसके अंदर रिस्ट्रेन दिखाती है इंडिया हर तरह से, चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, हम हर दुश्मन को, इवन हमारे जो छुटपुट आजकल जो उछल रहे हैं ना देश कुछ, ये भी काफ़ी कुछ उछल रहे हैं ज़्यादा, कनाडा जैसा देश था उछल रहा था बहुत ज़्यादा, ट्रूडो एंड भाई साहब सब लोग, अब उनका डब्बा गोल हो चुका है। तो वो चीज़ बनता है कि ये हमने रिस्ट्रेन दिखाया, हम, उन्होंने क्या कुछ नहीं बोल दिया हमारे प्रधानमंत्री के लिए, हमारे देश के लिए, लेकिन हमने संयम दिखाया कि उससे हमारी इंटरनेशनल छवि खराब होती है। ठीक है, तो वो चीज़ बनती है, तो हमने क्या दिखाया वहाँ पे, रिस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है भाई, हमने वहाँ पे सेल्फ कंट्रोल दिखाया, मॉडरेशन दिखाया, तो सिमिलर वर्ड हो गया, हमें एंटोनिम देना है भाई, है ना, ऑपोजिट देना है, इंडल्जेंस आंसर होगा। ठीक है, इंडल्जेंस आंसर क्यों होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है सेंटेंस के अंदर एक्सेसिव, अति, इंडल्जेंस इसके अंदर रिफर्स टू यील्डिंग और टू डिस्क्राइब एक्सेस, अधिक, जरूरत से ज्यादा, तो ये आक्रामकता का सेंस देने लग जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद जो बाकी के मीनिंग आते हैं, मॉडरेशन तो वही है, अवॉइडिंग एक्सट्रीमिज्म, सबड्यू का मतलब होता है किसी को कंट्रोल कर लेना, काबू में ले लेना,
उसके बाद इंटरडिक्ट का मतलब आता है आपके पास प्रोहिबिशन यानी कि बैन यानी कि रुकावट, इसका कोई सेंस नहीं था वहाँ पे वर्ड के साथ में। तो रिस्ट्रेन का हाथ थोड़ा बहुत लग सकता था कि रिस्ट्रेन में रुकावट होता है, स्टॉपेज होता है, तो इस वजह से आ सकता था। लेकिन इंटेलिजेंस होता है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेना, किसी बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है, टू टेक इंटरेस्ट, ठीक है, या बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाना, ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाना, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसके साथ में कंसर्न रह जाना, तो ये सेंस बनता है, मतलब अग्रेशन का सेंस भी आ सकता है ये, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख के चलेंगे सेंटेंस के अंदर। इस तरह से आपके 35वां क्वेश्चन लगाया। चलिए भाई अगले पे आ गए, सारे मीनिंग्स आ गए आपके पास यहाँ पे, ठीक है। फिर आ जाते हैं आपके पास 36 से 40 के अंदर। यहाँ पे आपके पास क्या पूछा इन्होंने, इडियम्स एंड फ्रेजेस। चलिए फटाफट से लगाते हैं इन्होंने फ्रेजेस को। आंसर आता है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, काम को उल्टे सिरे से शुरू करना, काम को उल्टे सिरे से शुरू करना, इसका आंसर बनेगा डी, टू डू थिंग्स इन द रॉन्ग ऑर्डर, ठीक है। भाई घोड़े के आगे बग्गी खड़ी करोगे या बग्गी के आगे घोड़ा खड़ा करोगे? भाई ऑफ कोर्स घोड़ा खींचेगा ना उसको। अब मैंने घोड़े को उठा के बग्गी के पीछे रख दिया, कह रहा बग्गी नहीं चल रही यार, तो बग्गी कहाँ से चलेगी? तूने काम ही उल्टा करा, घोड़ा आगे लगा बग्गी पीछे लगा, अपने आप खींचेगी। प्रैक्टिकल लाइफ वैसे ही बनता है कि समटाइम्स हम लोग क्या करते हैं, हमारे प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स होते हैं उसको आखिरी के लिए छोड़ देते हैं। भैया इंग्लिश कब पढ़ोगे? अगर अभी नहीं पढ़ी तो आखिरी के लिए ना छोड़ो इसे। डोंट पुट द कार्ड बिफोर द हॉर्स, फोकस ऑन योर ग्रामर ऑल्सो, फोकस ऑन अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। मैथ्स के पीछे लगे रहते हो दिन रात हम लोग, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में तो पढ़ना है भाई, पेपर 2 भी तो देना है, ठीक है। तो बस ध्यान रखना, डिवाइड करो ढंग से टाइम टेबल, एंड डोंट पुट द कार्ड बिफोर द हॉर्स। सब चीज़ों को उनकी प्राथमिकता से करो, काम को उल्टा मत शुरू करो, ये ध्यान रखो। तो आंसर क्या बनता है? डी वाला ऑप्शन। 36 के बाद बढ़ते हैं अगले वाले पे। अ क्राई, टू क्राई स्टिंकिंग फिश, स्टिंकिंग होता है बदबूदार, फिश होता है मछली, ठीक है। इसका आंसर बी बनेगा, टू बिलिटल और क्रिटिसाइज वन सेल्फ, मतलब कहना है यार कुछ तो गलत है, किसी बदबू आ रही है यार, कहीं तो कुछ तो गलत है, कुछ तो सही नहीं है। बार बार ना लोग ऐसे करते रहते हैं यार, इसमें कुछ तो कमी है, गलतियां निकालना, बाल की खाल निकालना इसको हम बोलते हैं ना हिंदी में। तो क्या लगाते हैं? टू क्राई स्टिंकिंग फिश, मतलब कहीं ना कोई आपत्ति करनी है, ये इंसान कभी खुश हो ही नहीं सकता, इसको कभी कोई सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता। तो क्या पॉइंट बनता है कि दिस पर्सन ऑलवेज क्राइज स्टिंकिंग फिश, ये इसका आंसर बी लगेगा, ठीक है। चले भाई अगले पे आ जाइए। टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, हील्स होता है हमारी एड़ियाँ, ठीक है। इसका मतलब कहीं पे भागना फटाफट से। देखो जब एथलीट भागता है ना, आप लोग सब रेसिंग करते हो, रनिंग करते हो, तो जब एथलीट भागते हैं तो देखते हो कभी वो अपनी जो हील्स होती हैं एड़ियों पे भागते हैं, वो फ्लैट फुट पे नहीं भागते, वरना भाग ही नहीं पाएंगे, पूरा स्पीड से नहीं उठा पाएंगे, उंगलियों में इंजरी हो जाएगी, टोज में। लेकिन वो क्या करते हैं, अपनी हील्स पे भागते हैं, तभी उनकी गति बढ़ती है, ठीक है। तो इसमें क्या बनता है? उसी तरह से भाग खड़ा होना कहीं से, मतलब द थीफ, ठीक है, चोर जो था, शोड अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, हील्स में ध्यान रखना, HEALS मत लिख देना, EELS, ये एड़ियां होती हैं, ठीक है। आफ्टर सीइंग द पुलिस, भाग खड़ा हुआ वहां से। 9-2-11 हो गया भाई वो तो, ठीक है, 9-2-11 हो गया भाई वो, ठीक है। अगले पे आ जाओ, इसका आंसर ए बनेगा। अगले पे आइए। बी अ फ्लाई ऑन द वॉल, अब सोचो यार एक बड़ी सी दीवार है, उस पर एक मक्खी आके बैठ जाए, उसका कोई महत्व रहेगा? ठीक है, एक तो ये। दूसरी बात कहते हैं दीवालों के भी कान होते हैं, दीवालों के भी कान होते हैं, ये मुहावरा सुनते हैं हम लोग बड़ा, ठीक है। ये होता है ओवर हियर करना, किसी की बातों कहते हैं कान में पड़ जाती कभी कभी, किसी के प्राइवेट डिस्कशंस। तो टू बी अ फ्लाई ऑन द वॉल मतलब सोचो वो बड़ी सी दीवार है, उस पर आके एक मक्खी बैठ जाए, हमें मक्खी कहाँ दिख रही है, लेकिन ये मक्खी पूरी बात सुन रही है हमारी, ये पूरी बात हमारी सुन रही है कि हम क्या बातें कर रहे हैं। तो ये वही कैसा कि टू बी अ फ्लाई ऑन द वॉल, मतलब यहाँ पे चुपचाप से ना किसी के पर्सनल मैटर को सुनना, उसको बोलते हैं टू बी अ फ्लाई ऑन द वॉल। हमारे नेबर्स होते हैं ना, ठीक है, यूजुअली, ठीक है, आर नेबर्स, मतलब उन्हें ये पता होगा कि हमने कब खाना खाया, हमने खाने में क्या खाया, उन्हें सब पता होगा भाई, ठीक है। तो ये कैसे, यूजुअली आर नेबर्स, ठीक है, बिहेव लाइक अ फ्लाई ऑन द वॉल, या आर लाइक, ठीक है, अ फ्लाई ऑन द वॉल। इसलिए आंसर क्या लगाया, बी लगाया। उनका काम ही हमारे घर में होता है, अपने घर में तो रहना नहीं चाहिए, उनको पता नहीं, उनको ये दिखता कि भाई आज के घर में क्या पका है, आज के घर में क्या झगड़ा हुआ है, इसके घर में क्या बातें हुई हैं, कौन आया कौन गया, उनको हमसे पहले पता होता है,
ठीक है, तो वो केस बनता है। तो इसलिए क्या बना आपके पास 39 का बी आंसर आया। 40 पे बढ़ते हैं बच्चों। थ्रो वंस हैट इन द रिंग, इसका आंसर सी बनेगा, किसी को चुनौती देना। थ्रो वंस हैट, ठीक है, इसके साथ में क्या होता है, किसी को चुनौती देना, चैलेंज करना किसी को, ठीक है। अच्छा, एक और फ्रेज का ध्यान रखना, थ्रो अ वेट टाल। थ्रो अ वेट भी लिखते हैं ये लोग, वाइड भी लिखते हैं, या थ्रो अ टावल भी लिख देते हैं सीधा। ये होता है हतोत्साहित करना किसी को ना कहते हैं कि निराश कर देना, या हतोत्साहित कर देना, या हार मान जाना, टू एक्सेप्ट डिफीट। ये आपके पास ऑल्टरनेट इसका ऑपोजिट है ये। ठीक है, लोग क्या करते हैं, वो थ्रो लिखा ना, थ्रो वंस हैड, तो उस लोग सोच रहे हैं कि थ्रो और टावल का मतलब भी वही मीनिंग होता है, तो ये अलग अलग मीनिंग है, इसलिए लिख दिया मैंने, ध्यान रखना पेपर में, ठीक है। तो उसके बाद में अगले बार आ जाओ भाई, क्या दिया इसने, अब सेक्शन चेंज होगा शायद हमारे पास। 45 तक हमारे पास आ गए हैं। रीड द सेंटेंस केयरफुली, फाइंड विच वर्ड क्लास अंडरलाइंस बिलोंग्स टू, मतलब यहाँ पे आई थिंक पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारे पास, ठीक है। तो चलो फटाफट से लगाते हैं पार्ट ऑफ स्पीच को। सेंटेंस आता है, द चिल्ड्रन वेंट टू द बेड आफ्टर फिनिशिंग देयर होमवर्क। फिनिशिंग क्या है, जिरंड है, और जिरंड से पहले क्या चाहिए होता है हमारे पास, यहाँ पे ये प्रीपोजिशन है, ठीक है। लेकिन प्रीपोजिशन तो ऑप्शन में गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे के पश्चात की बात आ रही है, और ये दो क्लॉज को जोड़ रहा है, ठीक है। तो सेंटेंस के अंदर चिल्ड्रन वेंट टू बेड आफ्टर फिनिशिंग देयर लंच, तो ये यहाँ पे आपके पास टाइम का संदर्भ दे रहा है, ठीक है। अब जब टाइम का संदर्भ देगा और सेंटेंस के दो हिस्से को जोड़ेगा, तो यहाँ पे ये जिरंड के साथ में एप्लीकेशन आ रही है, तो यहाँ पे आपके पास यूज ऑफ प्रीपोजिशन और कंजंक्शन दो का बसा है। कोई डिटरमाइनर तो ये है नहीं, ये कोई नंबर तो बता नहीं रहा है, एडजेक्टिव भी नहीं है, तो दो झगड़े बचे, प्रीपोजिशन या कंजंक्शन। हमें ये पता है कि दो क्लॉज को जोड़ने वाला काम कंजंक्शन करता है, प्रीपोजिशन नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास प्रीपोजिशन, ठीक है, या कंजंक्शन, तो क्लॉज को जोड़ेगा, क्लॉज 2 को क्लॉज 1 से जोड़ेगा, तो वो क्या बनेगा, कंजंक्शन। लेकिन अगर इसको मैं जिरंड मानता हूं, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, प्रीपोजिशन। तो आई थिंक इसमें आंसर जो लगेगा वो प्रीपोजिशन लगेगा, ठीक है, बी वाला ऑप्शन, जिरंड ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है, ठीक है। वेंट टू बेड आफ्टर फिनिशिंग देयर होमवर्क, ठीक है। चलो भाई अगले पे आ जाते हैं। शी फाउंड सेवरल, सेवरल होता है वेरियस, ये होता है नंबर्स, और नंबर क्या बताता है, क्वांटिटी बताता है, ठीक है। और क्वांटिटी क्या बताता है आपके पास, डिटरमाइनर, ठीक है। इधर देख लीजिए एक बार, इधर भी अच्छे से आपको समझ आया होगा वाला, ठीक है। तो ये क्या बताता है आपके पास, क्वांटिटी बताएगा, इसलिए आपके पास क्या बनेगा, डिटरमाइनर बनेगा, ठीक है। तो शी फाउंड सेवरल एरर्स इन द डॉक्यूमेंट, तो डिटरमाइनर बनेगा वेरियस एरर्स मिले, ठीक है। तो आंसर ए है। डन। ये क्या बता रहा है, कितने सारे, मॉडिफाइज नाउन्स एंड इंडिकेट्स क्वांटिटी, वही वाली बात मैंने ऊपर लिखी है, नीचे भी वही बात लिखी हुई है, ठीक है। चलिए भाई अगले पे आ जाते हैं। द डांसिंग फ्लेम्स, अब ये फ्लेम्स की खासियत है, ये ध्यान रखना, ठीक है। फ्लेम्स की क्वालिटी बन रही थी, पार्टिसिपल बन रहा है, ठीक है। द वर्ड डांसिंग इज अ पार्टिसिपल हियर, कैसे, अगर ये वर्ब के रूप में आता है, ठीक है, दैट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव, मतलब फ्लेम्स जो है, आग जो निकल रही है, ये इसको डांस भी कर रही है ये फ्लेम्स को, और इसको हमने किस तरह से यूज करा है, जिरंड प्लस नाउन के रूप में, दोनों वे में यूज हो रहा है। कैसे, एडजेक्टिव भी लग रहा है, फ्लेम्स की क्वालिटी है, ठीक है। फ्लेम्स के लिए कैसी है वो, डांसिंग भी है, ठीक है, बात समझो इस चीज के अंदर, वो नाच भी रही है, ऐसे नाचती हुई लपटे हैं वो, और ये काम क्या कर रहा है, ये फ्लेम्स की खासियत भी है, ये इसकी स्पेशलिटी भी है, ठीक है, उसके बारे में स्पेशल भी है, जो स्पेशल होता है वो एडजेक्टिव होता है, और ये साथ में उसके लिए द डांसिंग फ्लेम्स, ये साथ में आपके पास और क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव भी है, और साथ में ये वर्ब फॉर्म में भी है, ठीक है, ये वर्ब फॉर्म में भी है। तो जब ये दोनों काम करेगा, ये एडजेक्टिव का काम भी करेगा और ये वर्ब फॉर्म में भी आएगा, तो इस सेंटेंस में डांसिंग जो है वो फ्लेम्स को मॉडिफाई कर रहा है, इस वजह से उस मूवमेंट को मॉडिफाई कर रहा है, इस वजह से ये पार्टिसिपल बनाएगा, इसलिए इसका आंसर बी बनेगा, वो जिरंड नहीं बनेगा उसके इसके अंदर, ठीक है, ये पार्टिसिपल बन रहा है, ठीक है। चले भाई अगले पे आइए। द हाउस ऑन द कॉर्नर इज देयर्स, ये तो आसान है भाई, ये बनेगा आपके पास पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। तो पोजेसिव प्रोनाउन ये रहा सी, जिसमें आपके पास किसी की पोजीशन दिखानी है, लेकिन इसके बाद में नाउन नहीं आता है, ठीक है। तो वो चीज बनती है पोजेसिव प्रोनाउन शोज ओनरशिप इन दिस सेंटेंस, उसके बाद में नाउन नहीं आता, ठीक है, ये ध्यान रखना था। अभी पीछे मैं आपको वो हर वाला एग्जाम्पल बता रहा था, तो उसके थ्रू बनाना था।
चलिए अगले पे आइए 45 पे। स्विमिंग ये बड़ा आसान था, ये तो पिछले कुछ पेपर्स में आ रहा है लगातार। तो ये जिरंड है जब कोई आईएनजी फॉर्म नाउन की तरह से यूज हो जाए, यूज्ड एज सब्जेक्ट, ठीक है, तो ये जिरंड होती है। अब कहो सर पिछले वाले में क्यों नहीं थी? पिछले वाले में तो सब्जेक्ट थी सर, वो आपका सवाल उठेगा सर ये पिछले वाले में तो सब्जेक्ट थी। ये फ्लेम्स को दर्शा रहा है, फ्लेम्स के अंदर ये बता रहा है नाचती हुई फ्लेम्स, तो नाचती हुई फ्लेम्स में वो एक्शन भी बता रहा है और साथ में क्या बता रहा है वो फ्लेम्स की खासियत भी। लेकिन जो ये सेंटेंस था आपके पास, इसके अंदर सिर्फ एक कार्य को बताया जा रहा है, तैरना। तैरते हुए का सेंस नहीं दे रहा, वो तैरने का सेंस दे रहा है, ठीक है। तो तैरने में ये सिर्फ सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, ये वर्ब का रोल प्ले नहीं कर रहा है, इसलिए पार्टिसिपल नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में इन्फिनेटिव नहीं कि उसके साथ में टू लगा के चलना पड़ता है, ठीक है, और इसलिए यहाँ पे जिरंड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जिरंड इज अ वर्ब फॉर्म एंडिंग ऑन आईएनजी फंक्शंस एज अ नाउन, ठीक है। इन दिस केस स्विमिंग क्या है, ये एक सब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है, ठीक है, हेल्प्स के लिए इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है, ठीक है। पिछले वाले एग्जांपल में वो सब्जेक्ट नहीं था वर्ब का, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो भाई अगले पे आओ। 45 से 50 है, इसमें आपके पास पी क्यू आर एस है, मैं आपको आंसर्स बोल रहा हूँ, आई होप इसमें आपके मैच हुए हैं आंसर्स। तरीका मैंने टेक्निक सारी बताई थी आपको, आई होप उसको आपने फॉलो करा हो। देखते हैं इसमें दिया है आपके पास, एक में करके दिखा देता हूँ आपको अंदाजा हो जाएगा। बी ऑप्शन लगाया था मैंने इसका, क्यू एस पी आर वाला। सबसे पहली बात सब्जेक्ट निकालना पड़ता है। इन टूडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड, ठीक है, ये वर्ल्ड है भाई यहाँ पे, WORLD, ठीक है, इन टूडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड। फिर आप लगाओगे एस का इस्तेमाल, ठीक है, क्या लिखता है भाई, डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस एंड प्रोफेशनल, अब प्रोफेशनल के बाद में भी कुछ होगा वहां पे, फिर लिखता है पी का ऑप्शन, ठीक है, लिखता है प्रोफेशनल कमिटमेंट्स, देखो ये रहा ना, नौकरियों की जो हमारे पास ड्यूटीज होती हैं, ऑफन डोमिनेट मेकिंग टाइम फॉर, किसके लिए, अपना आर का ऑप्शन, कहाँ गया आपका आर, ये रहा, ठीक है, टाइम फॉर क्रिएटिव हॉबी कैन सर्व एज अ क्रूशियल मीन्स ऑफ सेल्फ केयर। तो इसका आंसर आपके बी है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट वाली पेयरिंग लगानी है, ठीक है, एक चीज। उसके बाद आपको इसमें ध्यान रखना है कंजंक्शंस के ऊपर, ठीक है, आपको ध्यान रखना है पेयर वर्ड्स के ऊपर, ठीक है, आपको ध्यान रखना है प्रीपोजिशंस के ऊपर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। साथ में आपके पास ध्यान रखना है वर्ब अग्रीमेंट का। ये कुछ मेन चीजें हैं जो आपको ध्यान रख के चलनी होती है, ठीक है। तो ये सारी चैप्टर्स मिलकर के आपको हेल्प करेंगे पीक्यूआरएस लगाने में। और इसको फिर से मैं कहूँगा आप क्लास में आकर के देखिए, वाईटी पे रिकॉर्डेड सेशन हो रहे हैं पूरे। वाईटी पे जो आपके पास सीरीज चल रही है उसका नाम है विकैब मंत्रा, ठीक है। इसमें मैं आपके पास लाइव आता हूँ, केजीएस डिफेंस देहरादून पे आता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। और इसका जो टाइमिंग रहता है वो होता है शाम को 4 से 5 बजे। इसमें मैंने पूरा डिटेल में समझाया हुआ है बच्चों, ये पूरा डिटेल में बता दिया कि कैसे सॉल्व होता है, ठीक है, उन बच्चों के लिए जो ऑनलाइन रहते हैं, जो मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर पाते। ये सारे रिकॉर्डेड सेशंस में आपको मिल जाएंगे पढ़े हुए उसमें प्लेलिस्ट में पहले से ही, ठीक है। तो उसको देखो, तरीका सीखो वहाँ से कैसे होता है, क्योंकि ये आगे पेपर में तो मज़ा आ जाएगा। उसके बाद देखिए फिर आंसर सी है इसका 47 का, ये मैंने टिक मार्क आपके लिए पहले करे हुए हैं। 48 का जो आंसर आप लगाएंगे, इसके अंदर आपके पास फिर से ऑप्शन नंबर सी है, ये क्रॉस चेक्ड आंसर है, सारे वेरीफाइड आंसर हैं, आप लोग अपने आंसर की मैच कर सकते हैं। कोई भी जिसमें डाउट लगे आप नीचे टाइप कर दीजिएगा, मैं उसको दोबारा से लिख दूंगा। फिर उसके बाद 49 के अंदर आप आंसर डी लगाएंगे, और आखिरी जो क्वेश्चन था आपके पास उसके अंदर आपके पास पड़ेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये 50 क्वेश्चन का टेस्ट 2 का सोल्यूशन था आपका पूरा, ठीक है। अब जब नेक्स्ट टेस्ट होगा आपका टेस्ट 3, उसका भी सोल्यूशन में लेकर हाजिर होऊंगा आपके सामने, ठीक है। अब आपका क्या फंक्शन रहेगा टेस्ट 3 के लिए, जो आपने गलतियां करी हैं फिर से आपको समझ आई होंगी, टाइम में आपका कम पड़ा होगा, तो आपको टाइम मैनेजमेंट करिए थोड़ा सा, तुक्के मत लगाइए, नेगेटिव मार्किंग मिनिमम पे ले आइए, ठीक है। कोशिश करिए कि बिल्कुल ही गलत ना हो। जो आप सवाल कर सकते हैं आप उनको करिए, जो आप सवाल नहीं कर सकते उनको हैंडल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगले टेस्ट के लिए थोड़ा सा बस ध्यान रखिएगा, और थोड़ा सा बस यही कहूँगा प्रैक्टिस लगातार जारी रखेंगे, ओके। सो एक सेकेंड बच्चों, यहीं पे एंड करते हैं सेशन को आज, ठीक है। आई होप ये आपको पूरा समझ आया हो सोल्यूशन अपना,
और जितने भी नए बच्चे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, केजीएस डिफेंस देहरादून को भी और अपना केजीएस डिफेंस का जो रेगुलर प्लेटफॉर्म है उसको भी। सारे नए बच्चे जितने भी हैं बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, एग्जाम आपका अच्छा ही होगा। 10 टेस्ट सीरीज में से ये दूसरा टेस्ट आपका ओवर हो चुका है, अब और बेटर करेंगे आप लोग टेस्ट नंबर जो है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 में। ठीक है, 8 टेस्ट बाकी हैं अभी और। ठीक है, और वो लगातार एग्जाम तक आपके पास चलते रहेंगे, सोल्यूशन हर वीक प्रेजेंट होते रहेंगे। ठीक है, तो आई होप पिछले पेपर से इस बार कुछ ज़्यादा अच्छा हुआ होगा। अगर कहीं पे कोई कमी आई होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो को शेयर करना और फ्रेंड्स में लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलो भाई फिर मिलते हैं अगले सेशन के अंदर, अपना वाईटी पे मिलेंगे विज्ञान मंत्रा सीरीज के अंदर, जो मैंने आपको बताया 4 से 5 वाली सीरीज में। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं उसमें बिल्कुल आए, सीखें मुझसे तरीके कैसे लगते हैं विज्ञान के साथ में और चीज़ों के बारे में। और बाकी प्यारे बच्चे ऑफलाइन ऑनलाइन वाले बच्चे जुड़े रहेंगे लगातार अपने डाउट्स के साथ में। अब एग्जाम तक हमें लगातार कनेक्ट करते ही रहना है किसी ना किसी अलग प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन हम लगातार कनेक्ट करते रहेंगे, बस हार मत मानिएगा। अगर कहीं पे कोई कमी हुई है उसको आपको इंप्रूव करना है और बेटर बनाना है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा सब लोग। केजीएस से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद एवरीवन, जय भारत।